शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। शोहदाए पुलिस हमारे कौमी हीरोज़। पिछले कुछ सालों से 4 अगस्त को कौमी सतह पर पहली बार यौम शोहदाए पुलिस मनाया गया ताकि कौम की खातिर जामे शहादत नोश करने वाले इन बहादुर पुलिस अफसरान और सिपाहियों को खराज तहसीन पेश किया जा सके। साथ ही पुलिस के शोहदा के लवाहिकीन को ये एहसास भी दिलाया जा सके कि मुल्क और कौम की खातिर जान कुर्बान करने वाले अफसरान और अहलकारों के लवाहिकीन के साथ पूरी कौम बच्चा बच्चा और उनकी हमदर्दी मौजूद है। बिल्कुल। और जब जब हम कौम के मुहाफ़िज़ों की बात करते हैं तो मैं हमेशा मेरे जहन में एक बात आती है कि बड़ी हिम्मत वाली वो माएँ होती हैं जो अपनी बेटियों को और अपने बेटों को इस फील्ड में भेज देती हैं, ये जानते हुए भी कि हर वक्त एक खौफ, एक डर उनके दिल में है, लेकिन उसके बावजूद इस वर्दी जो कि पहचान है उनकी और ये मुल्क जिसकी मट्टी, जिसकी आवाम की खातिर उन्होंने कसम खाई, वादा किया कि जान कुर्बान करने से दरेक नहीं करेंगे, उस कसम की खातिर वो अपने घरों से बाहर निकले। आज यौम शोहदाए पुलिस पर हमें ज्वाइन किया है शहीद कांस्टेबल नुमान के वालिद मोहतरम और इसके साथ ही साथ SP शहला ने। हम जानेंगे सबसे पहले तो एक वालिद की जो कैफियत होती है ना कि जब वो बेटे को एक पोजीशन पर देखते हैं लेकिन जब एक ऐसी वर्दी उनके हाथ में आती है जिस पे लहू लगा हो और जब कभी वो बाप से गुफ्तगू कर रहा और बाप को बता रहा हो कि अब्बा जान मैंने कसम खाई है कि मैंने मुल्क के लिए सब कुछ कुर्बान कर देना है, शहादत का मर्तबा मुझे मिले, आप ये दुआएं करें। क्योंकि हमने हमेशा देखा है हमारे जो मुहाफ़िज़ हैं उनका एक ही अज़्म होता है कि शहीद होना है। तो वालिद साहब की क्या कैफियत थी जब उनके बेटे ने अगर उनसे ये बात की। इसके साथ ही साथ शहला हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। एक औरत के लिए कितना मुश्किल है इस फील्ड को और इसके साथ साथ घर को और फिर लोगों को राज़ी रखना कि मुझे इस फील्ड में आना है। सबसे पहले तो मैं शहीद नुमान के वालिद से बात करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? सर, बड़ी हिम्मत, बड़े हौसले की बात कि आप अपने बेटे को खुद इस फील्ड में उस तरह की जगह पर भेजने के लिए दिल को राज़ी और मजबूत कर लेते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि कौम और वतन वो सबसे पहले है, अव्वलीन तरजीह है उसकी हिफाजत। जी, बस ये कि मैं तो एक ही बात करूँगा कि मुझे फ़ख्र है अपने बेटे पर। मेरा बेटा शहीद हुए और मैं एक शहीद का वालिद हूँ। ये इस वक्त जो जज्बात टेलीविज़न स्क्रीन के थ्रू आप तक पहुंच रहे हैं, ये मत समझिएगा कि ये आंसू हैं, ये वो हिम्मत है, ये वो इस्तक़लाल है जो हर उस बाप में है कि जो अपने बेटे को अपनी गोद में छोटे से लेके अपने कंधों पे चढ़ा सवारी कराता है और फिर एक दिन ख़बर आती है कि आपका बेटा इस कौम के लिए शहीद हो गया है। हम आपसे ज़रूर सैयद साहब ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह हमारे माशरे में ये होता है कि हमारे बच्चों को कहा जाता है कि जी नहीं जी आपने डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है। बहुत सारी चीज़ें इससे ये भी जुड़ी होती हैं कि इस फोर्स में क्या मिलना है, तनख्वाह कितनी है, ये सारी चीज़ें। इन सारी चीज़ों को आपने एक तरफ रखा और वो क्या जज्बा था, नुमान का क्या जज्बा हुआ करता था जब भी वो ड्यूटी पर जाया करता था? नुमान का ये जज्बा था कि उसको पुलिस में जाने का शौक़ था और पुलिस में गया। बहुत कम अरसे में 4 साल उसकी सर्विस थी। 1 साल तो तकरीबन ट्रेनिंग ही निकल गई थी, 3 साल उसकी, 4 साल टोटल सर्विस थी और वो उसको अल्लाह ताला ने शहादत का रुतबा दिया, वो शहीद हुआ। मुझे फ़ख्र है पुलिस का महकमा है उसको नुमान पे फ़ख्र है कि नुमान ने शहादत उसको मिली। शहादत हर आदमी को नहीं मिलती, जिसके मुकद्दर में होती है उससे मिलती है। और मुझे लगता है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो भी कौम का बेटा इस फील्ड में होना उसकी शायद सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती है। नुमान ने कभी आपसे ये कहा कि अब्बा जान मेरी ख्वाहिश है कि मुझे शहादत का रुतबा मिले, मेरे लिए दुआ कर, ये बात तो मेरे से कभी उसने नहीं की, लेकिन ये कि उसको अपने काम से बहुत लगन थी, अपने काम से उसको बहुत लगन थी, मोहब्बत थी और वो कौम के लिए और अपने डिपार्ट के लिए नाम रोशन करने के लिए कुछ करना चाहता था और वो जान की बाजी देके उन्होंने कर दिखाया। हम इस पे मज़ीद भी सर आपसे बात करेंगे, जो करके दिखा दी। बेशक। मैं एक और से सवाल पूछना चाहूँगी कि
आज आप यहाँ पर मौजूद हैं, ऐसी कौन सी बात है नुमान की जो कि हमेशा याद आती है? जब भी नुमान का जिक्र होता है, सबसे पहली बात जो बाप के दिल को, बाप के कलेजे को जाके लगती है, वो कौन सी बात होती है? मेरा बहुत ही फर्मा बरदार बेटा था, सबसे छोटा था और बहुत प्यारा था। मैं अगर उसको कुछ उससे मैं कह भी देता, उसने कभी बुरा नहीं बनाया। अच्छा। कभी उसके माथे में मैंने सलवट नहीं देखी, कभी उसने कोई बात बुरी, मेरे लिए शादीशुदा 3 बच्चे हैं उसके। और ये बाप की दुआएं ही थी, ये बाप की हिम्मत थी, क्योंकि एक बाप की हिम्मत ना कि सबसे छोटा बच्चा तो बड़ा लाडला होता है ना माँ बाप का। सबसे छोटा हमेशा बाप और माँ ये चाहते हैं कि छोटा नज़रों के सामने रहे, ठंडक बन के। जब पहली तनख्वाह नुमान को मिली होगी, क्या लेकर आए होंगे आपकी? तनख्वाह की बात जो है ना, वो तो खैर मैंने तो कभी उससे पूछा भी नहीं कितनी तुम्हारी सैलरी है, क्या है। वो अपने उसके बच्चे थे, ज़ाहिर है कि उसका पूरा नहीं होता था, बल्कि मैं अपने पास से उसको देता था। समझे, छोटा बच्चा था, लाडला था सबका। जैसे ये सब जो सबसे छोटा बच्चा था उसके नसीब में सबसे बुलंद दर्जा आया है। आपकी आंखों से आंसू रवा है, यकीन मानिए कि हमारे दिल भी इस वक्त महसूस कर रहे हैं आपकी तकलीफ। आपकी बात कर, मैं आपके सामने अभी मैं जज्बात पे काबू नहीं पा सका, वरना मेरा बेटा शहीद हुआ। पुलिस डिपार्टमेंट वाले सारे आए, अरफान बहादुर साहब आए, बाकी एसपी वगैरह सब आए, लेकिन MNA भी आए, MPA भी आए, सैयद गनी भी जनाजे में था। लेकिन आप यकीन करें कि मेरा एक आंसू नहीं निकला जब मेरा बेटा शहीद हुआ। मैं जब दफनाने के बाद, जज्बात पे जाहिर है इंसान, जज्बात। आप मुझे सब ये कहते थे कि जितने भी अरफान बहादुर साहब है, SP है, सारे 3-4 SP थे, अरफान बहादुर साहब थे, SSP थे, SHO थे, 2 और भी लोग थे। उन्होंने कहा कि एक SP थे, एजेड थे, मुझे नाम नहीं आता, उन्होंने कहा कि आपका बाबा, जो आपकी हिम्मत हमने देखी है, यही हिम्मत अरफान SSP साहब के दादा की थी। जब उनका वालिद शहीद हुआ तो वो भी एक शहीद के बेटे, जी हाँ, तो उनका भी यही जज्बा था। उन्होंने भी बहुत ही हौसला था उनका, लेकिन अभी मैं इस बात क्यों, जाहिर है एक बाप के लिए बड़ा मुश्किल रहता है। लेकिन बतौर एक मुसलमान फिर हमारे ये जो ईमान का हिस्सा है, ये हमसे वादा भी कर दिया गया है। खुदा ने अपने अल्फाज उस किताब में, जिसको हम कुरान कहते हैं, उसमें महफूज कर दिए हैं कि जो शहीद हो जाएं वो मरते नहीं हैं। यकीनन हमें और आप में वो शऊर नहीं है। यकीनन जिस वक्त आप फ़ख्र करते होंगे उस पर, तो वो कहीं ऊपर आसमानों से बैठा जन्नत की सवारी पे सवार होके ज़रूर आप मुस्कुराता होगा। उन्हें बड़ी तसल्ली होती होगी क्योंकि हर बेटा, हर बेटी, हर औलाद ये चाहती है कि माँ बाप कहीं ना कहीं उस पर फ़ख्र करें, हम ऐसा कोई काम कर जाएं। देखिए, ये मैं आपको बताता हूँ कि मैंने पहले कहा कि मुझे बेटे पे फ़ख्र है। मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि मैं एक शहीद का वालिद हूँ, और पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को उस पर फ़ख्र है। उसने महकमे का नाम रोशन किए। तो दूसरी बात है, मैं एक्स सर्विसमैन हूँ, फौजी आदमियों में मैंने 71 की जंग भी लड़ी है। तो हमारे तो आपको पता है, आर्मी और पुलिस ये तो कौम और मुल्क की खिदमत करते हैं। खिदमत के लिए बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। और हम जब भी बात करते हैं ना, हम इसीलिए तो महफूज है। हाँ। ये लोग अपनी जानों की कुर्बानी देते हैं तो हम आराम से सोते हैं, और इनकी वजह से एक सुकून वाली छत हमें मुयस्सर है ना, जिसमें अपनी जानों पे खेलते हैं। मैं तो पुलिस डिपार्टमेंट को सलाम पेश करता हूँ, और जितना सलाम, जितना नजराना हम दे फैसल, उतना कम है, क्योंकि फ्रंट लाइन पे मौजूद रहे हैं। SP शायला साहबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। SP साहबा बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि हम इस चीज़ पे गुफ्तगू करें कि बीइंग अ वुमेन क्या आपको चैलेंजेस उसमें दरपेश हैं, आज का दिन बड़ा ख़ास है। हम उन रूहों को याद करते हैं कि जिन्होंने ये ना देखा कि आगे कितनी मुश्किलात थी, कितनी परेशानी थी, चाहे वो दहशतगर्दी से नमर्द आज़मा हो, या फिर कोई कौम पे कोई आफत टूट पड़े, कोई सैलाब हो, कोई ज़लज़ला हो। पुलिस जो है वो ऐसी फ़ोर्स है, गो के हदफ़ तनकीद ज़रूर बनती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो रात दिन हो, गर्मी हो, सर्दी हो। अभी मैं बताऊं देखने वालों को कि ये जो एक बुलेट प्रूफ वेस्ट होता है, जो कि
देखने में बड़ा आम सा लगता है, लेकिन वो तमाम लोग जो हदफ तनकीद बनाते हैं अपने ड्राइंग रूम्स में बैठ के, उनसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि दोपहर 12 बजे के वक्त में कराची की गर्मी में, लाहौर की गर्मी में वो बुलेट प्रूफ जैकेट एक बार पहन के सिर्फ आधा घंटा ड्यूटी दे दें। आपको पता चल जाएगा कि पुलिस, फ़ौज, रेंजर्स किस जज्बे के साथ सड़क पे मौजूद रहती है। एसपी साहबा, आज के हवाले से, आज के दिन के हवाले से अगर आप कुछ गुफ्तगू हमसे करना सबसे पहले बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपका और महक कि आपने आज इस दिन की अहमियत को जाना और पूरा नेशनल लेवल पर आज जिस तरह से खराज अक़ीदत हम पेश कर रहे हैं अपने शहदा को। और मैं आज के दिन के हवाले से थोड़ा सा बताती चलूँ कि पुलिस के अंदर 4 अगस्त 2010 में जो है वो हाईएस्ट रैंक ऑफ पुलिस वर्दी IGP सिफ़त गयूर साहब, उन्होंने जाम शहादत नोश फरमाया था और उसी मुनासबत से उनके नाम से इस दिन को मौसूम किया गया। ना सिर्फ मौसूम किया गया बल्कि तमाम उन शहदा को खराज तहसीन पेश करते हैं, उनके घरानों को, उनकी तमाम फैमिलीज़ को, कि पुलिस का जो महकमा है जिसके लिए उन्होंने अपनी जान का नजराना, जो सबसे अनमोल चीज़ इंसान के पास होती है ज़िंदगी, उस तोहफ़े को उन्होंने कुर्बान किया इस महकमे की जो है वो शान के लिए, फ़ख्र के लिए और इसकी साबित कदमी के लिए। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ा एक अजीम जज्बा होता है, नो डाउट, कि जिसके तहत एक मीगर सैलरी के अंदर कोई शख्स ये कहने को तैयार हो जाए, और ये ना सिर्फ कहने को बल्कि अपनी जान तक का नजराना देकर लोगों ने मिसालें रकम की और चंद रुपयों की खातिर, ठीक है, आपको सैलरी बहुत अदर डिपार्टमेंट्स भी देते हैं, लेकिन ये वो एक अजीम जज्बा होता है जो आपको मोटिवेट किए होता है कि मैंने लोगों की खिदमत करनी है। चूँकि देखें, खल्क़े खुदा की खिदमत हर शख्स किसी न किसी तरह कर रहा होता है। अगर हम ह्यूमन राइट्स की बात करें, इंसानियत की बात करें, हर शख्स अपने तौर पर कुछ ना कुछ काम कर रहा होता है। और ये बड़े नसीब की बात है। ये जो डिपार्टमेंट है ना, यहाँ रहकर आप नेकी का हुक्म भी देते हैं और बुराई से रोकते हैं। आप क्रिमिनल्स को क्राइम करने से रोकते हैं तो आप नेकी का हुक्म दे रहे होते हो अल्टीमेटली। सो दोनों चीज़ें, वो आपका ज़िंदगी का मकसद भी पूरा हो रहा होता है और आप खल्क़े खुदा की खिदमत भी कर रहे होते हो और उसके एवज़ आपको सैलरी भी मिल रही होती है, आपका नानो नफ़्क़ा भी चलता है। तो मैं समझती हूँ कि पुलिसिंग एक ऐसा महकमा है कि जहाँ पर आप एक दिन में जन्नत कमा सकते हैं और अगर आप नेक नियति और अच्छाई के साथ जैसे आपने अज़्म की बात की ना, तो मुझे ये बताएं कि आप में ये अज़्म कैसे पैदा हो गया? ये बड़ी जो ख़वातीन होती है ना, उनके वो हिम्मत चाहिए होती है, पाकिस्तानी वुमेन जो हमारा माशरा है उस हवाले से। देखिए, कोई भी, मैंने अभी आपसे बात की कि खल्क़े खुदा की जो एक अंदर इंसान के अंदर एक जज्बा होता है कि मुझे कुछ काम करना है, कुछ करके दिखाना है। सो मैं अगर अपनी बात करूं तो पहले मैं लेक्चरर थी डीजे सिंह गवर्नमेंट साइंस कॉलेज में, मैंने पढ़ाया। फिर उसके बाद मैं असिस्टेंट कमिश्नर अपॉइंट हुई एंड देन मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुई कि मुझे कुछ और करना है, समथिंग यूनिक जो पहले नहीं हुआ है। सो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया और चुना इस काम के लिए और मेरे कंधों पे ये जिम्मेदारियां आयद की और मैं कराची की पहली खातून ASP अपॉइंट हुई और SP सिटी ऑपरेशन रही तकरीबन 3 साल। अभी राइट नाउ SSP सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कमांड कर रही हूँ। तो अल्लाह ताला ने मौका दिया काम करने का और कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला की मदद होती है। ऑल्दो इट इज़ वेरी चैलेंजिंग बीइंग अ वुमेन। पहले तो हम ये समझते हैं कि जी मर्द और औरत में फ़र्क नहीं होता, यूनिफॉर्म जब आप पहन लेते हैं, लेकिन देखिए थोड़ा सा चैलेंज है इन अ सेंस कि ख़वातीन को, चाहे मीडिया में हो, किसी भी फील्ड में हो, इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ देयर इज़ ऑलवेज अ चैलेंज। जहाँ पे मेल डोमिनेंस होती है, पैट्रियार्किकल सोसाइटी में हम जिंदा हैं, हमारा जो कल्चर है वो पैट्रियार्की है, तो उसके अंदर रहते हुए उस माइंडसेट के अंदर आपको थोड़ी रेजिस्टेंस आती है, सोसाइटी की तरफ से भी आती है और डिपार्टमेंटल नॉर्म्स की भी अगर हम बात करें तो अभी वुमेन को अपनी स्पेस बनाने में वक्त लगेगा। लेकिन और वो जो खातीन आपको देख रही हैं ना घर बैठे, उन्होंने अपना ये सफ़र इसका आगाज़ कर दिया है। अच्छा, और अब पूरे पाकिस्तान में आपको जान के हैरानगी होगी, तकरीबन 60 के करीब जो है वो वुमेन ASPs आ चुकी हैं या CSS और कमांडिंग पोजीशंस में हैं। तो और ये चेंज आ चुका है और हमारे डिपार्टमेंट में अब चीज़ को बड़ा इनकरेज किया जाता है वुमेन को और काफ़ी चीज़ें बेहतर। अच्छा, क्योंकि वक्त मुख्तसर है, ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन सही साहब आखिर में क्योंकि आपने जिक्र किया 71 का, इतना बताइए कि आपकी कहाँ पोजीशन थी, आपकी कहाँ आप स्टेशन थे? सियालकोट में थे। सियालकोट में आप स्टेशन थे और आपके बेटे ने कहाँ जाम शहादत नोश किया? जी, आपके बेटे ने कहाँ जाम शहादत नोश किया? सुखन थाने की, सुखन थाने में। सियालकोट से लेके सुखन तक और इससे आगे जहाँ जहाँ पुलिस का नाम है, फ़ौज का नाम है, उन तमाम की तरफ से टीम नया दिन आपको सलाम पेश करती है और एक बार फिर यकीनन आपका बहुत गहरा गम है, लेकिन यकीन मानिए कि वो जो शख्स कर गया है उसने ना सिर्फ अपना बल्कि आपका, आपके पूरे ख़ानदान का, इस मुल्क का, इस मिट्टी का, इस पूरी दुनिया में नाम रोशन कर गया है। एक ऐसे वक्त में कि जब पूरी दुनिया पाकिस्तान पर उंगली उठाती है कि यहाँ से
खुदा न खास्ता दहशतगर्दी होती है, हम दुनिया को ये बताते हैं कि हम पहले तो शिकार हुए और फिर हमने दहशतगर्दों का चुन चुन कर शिकार किया। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का एसपी शैला, आप शो में तशरीफ़ लाएँ। और यकीनन महक, ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिस पे गुफ्तगू जितनी करते जाएं वो कम है। क्योंकि जब भी हम अपने मुहाफ़िज़ों की बात करते हैं और जब हम अपने हीरोज़, अपने शोहदा की बात करते हैं, तो एक ही बात याद आती है कि जब ये लोग मैदान में होते हैं तब इनके माँ बाप के जो हाथ होते हैं वो दुआओं के लिए होते हैं, ना सिर्फ इनके बल्कि पूरी कौम के। अल्लाह पाक उन तमाम लोगों को अपने अमान में रखे जो इस वक्त अपनी ड्यूटीज़ पे मौजूद हैं। वेलकम बैक। अब आपको शो में मिलवाएंगे ऐसे बहन भाई से जो सबके लिए मिसाल हैं। इनकी हिम्मत, मेहनत और लगन का कोई जवाब नहीं है। वैसे और लोग कुछ भी कहें, लेकिन हम इन्हें कहेंगे डिफरेंटली एबल्ड। ये कराची के बहन भाई हैं। इन्होंने घर में खाने का रेस्टोरेंट खोला है जो घर के बेहतरीन खाने बनाकर लोगों को ऑनलाइन फरोख्त कर रहे हैं महक। और मेरे नज़दीक तो ये इसलिए स्पेशल है क्योंकि हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने किसी भी महरूमी से नहीं रखा होता और उसके बावजूद वो लोगों के आगे हाथ मांग रहे होते हैं, हाथ हिला रहे होते हैं, शिकवा करना होते हैं। लेकिन आप इन लोगों को देखेंगे इतने माशाल्लाह स्पेशल हैं कि भाई खाना बनाते हैं ज़बरदस्त, और जो कोई खाता है खाता रह जाता है। आखिर राज क्या है, मैनेज कैसे करते हैं और हमें कब भेज रहे हैं, हमें कब खिलाएंगे अपने हाथों का मज़ेदार सा खाना। सुबह सुबह वैसे ही बड़ी भूख लगती है हमें। अली खान तरीन और उनकी बहन फ़िज़ा हुसैन हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फ़िज़ा और अली, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे आप दोनों? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। तो फ़िज़ा, ठीक ठाक हैं आप दोनों, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बड़े बेहतरीन हैं, प्यारे हैं, खूबसूरत हैं और माशाल्लाह आपके साथ बैठ के और भी अच्छे लग रहे हैं। फ़िज़ा, आपसे बात का आगाज़ करते हैं। आपकी और हमारी म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। चलें फ़िज़ा, आप मुझे बताएं कि ख़वातीन तो माशाल्लाह वैसे ही बड़ा उन्हें होता है ना कि खाना पकाना है, खाने पकाने की शौकीन होती हैं। मुझे लगता है दुनिया की सारी ख़वातीन को खाना पकाना आता है, लेकिन आँखें रखते हुए भी कुछ ख़वातीन जो हैं उनसे मसाला या तो कम हो जाता है या तेज़ हो जाता है या भूल जाती हैं मेरी तरह। आप माशाल्लाह 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 कैसे मैनेज करती हैं सब कुछ? इसका एक तो ये है कि अल्लाह ताला ने मतलब हमें एक सलाहियत नहीं दी होती, तो हमारे जो बाकी होते हैं ना वो कुछ ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, तो हम अटेंटिव और एक्टिव रहते हैं। मतलब बहुत अटेंटिव रह के अगर हम कोई भी काम करेंगे, कोई भी इंसान कोई भी अटेंटिव रह के काम करेगा तो उससे मिस्टेक नहीं होगी। मिस्टेक हमेशा तब होती है जब हम बहुत इजी लेते हैं चीज़ों को। तो हम जो भी काम कर रहे होते हैं हम उससे बहुत चैलेंजिंग लेके और उसको फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए मिस्टेक नहीं हो रही होती है। अच्छा, और वैसे मैं एक ऑब्जेक्शन उठाऊंगा। मैं आपने कहा कि जी ख़ातीन के हाथों में जायका होता है, दुनिया भर के आप देख लें जितने होटल्स में बड़े शेफ्स हैं वो सारे मर्द हैं, लेकिन हम इस बहस में नहीं पड़ते। खाना खाना होता है, चाहे खातून, चाहे हमें फ़िज़ा बना के भेज दे, चाहे हमें अली बना के भेज दे, नहीं तो खाना खाना है। तो फिर ये बताया अली कि ये किसका आइडिया था और दोनों बहन भाइयों ने जिम्मेदारियाँ कौन कौन सी बांटी हुई हैं, यानी कि किसने जो है वो पहले बड़ा काम करना है, फिर किसने आखिर में जो है वो ऐसे करके यूं गार्निशिंग करनी है, ऐसे वाली बस ये वाली। अच्छा जी, आइडिया बेसिकली हम दोनों का ही था। मेनली मेरा आइडिया था कि कोई वेंचर शुरू करना है, एंटरप्रेन्योरशिप। मैंने क्योंकि IBA से पढ़ी है और बहुत अरसे से मैं सोच रहा था कि जी कोई एंटरप्रेन्योरशिप का वेंचर होना चाहिए। हम पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट की अगर बात करते हैं, हमने बहुत सी रिसर्च की जब मैं ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहा था और अपने स्टडीज़ के दरमियान भी, तो हमें बहुत सारे लोग नज़र आते थे जो कि अच्छी पोस्ट पे हैं, जॉब कर रहे हैं। व्हेन इट कम्स टू एंटरप्रेन्योरशिप तो हमें बहुत रेयर केसेस मिलते थे। तो उस टाइम भी डिसाइड कर लिया था कि क्या लाइक एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ तो जाना ही है। अच्छा, मैं 2 वेंचर्स करा रहा हूँ। एक इंक्लूसिव पाकिस्तान जो कि सोशल वेंचर है जिसमें हम अवेयरनेस और रिहेबिलिटेशन वगैरह के हवाले से काम करते हैं। व्हेन इट कम्स टू ख़ास फूड्स तो ऑफकोर्स ये फ़िज़ा और मेरा आइडिया था, क्योंकि फ़िज़ा के पास स्किल्स थे जो कि कुकिंग के थे और उनका पैशन था कुकिंग से रिलेटेड, और बड़े अच्छे अच्छे खाने वो हमें बना के खिलाती रहती थी। तो हमने कहा कि खाली हम ही क्यों मुस्तफ़ीद हों, पूरी दुनिया को, पूरे कराची को जो है मुस्तफ़ीद कराते हैं। सो जो रोल होता है इसमें आपने पूछा, तो फ़िज़ा का जो मेनली रोल होता है वो खाना पकाने का होता है और उसके सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। मेरा रोल जो होता है वो ऑपरेशनल होता है और खाना जो है वो खाने की मार्केटिंग करने तक, लोगों तक पहुंचाने तक और लोगों से जो है वो दाद वसूल करने तक होता है। अच्छा,
तो जैसे आपने कहा कि बहन का ये रोल होता है, भाई का ये रोल होता है, मुझे तो एक रोल पसंद है, वो है मलाई बोटी। मलाई बोटी हो अच्छा, जाए, तो फिजा आपको या फिर वो गार्लिक हो जाए। उन्होंने कह दिया कि वो आपको बना के भेज देंगे। फिजा मुझे ये बताएं, सबसे ज़्यादा मज़ेदार चीज़, वैसे तो माशाल्लाह आप सारे खाने मज़े की बनाती होंगी, लेकिन आपका अपना फेवरेट जिसको बनाने में आप कहते हैं यार आज तो बस दिल की बात पूरी हो गई ना, और घर में सबसे ज़्यादा आपके हाथ का क्या खाना पसंद किया जाता है? अच्छा, सबसे ज़्यादा मेरे हाथ की जिंजर चिकन है जो बहुत पसंद की जाती है, और फ्राइड राइस बहुत पसंद की जाती है। वैसे सभी खाने पसंद किए जाते हैं, लेकिन इसकी डिमांड बहुत जिंजर चिकन की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, और रिलेटिव में मेरे फ्राइड राइस की डिमांड करते हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं कि वो बना के। यानी आप बनाती है जिंजर चिकन, वही महक बना ले तो हो जाएगा झंझट चिकन। ठीक है, अच्छा झंझट ही हो जाएगा घर में, क्योंकि मुझे तो कुछ भी नहीं पता कि बनता कैसे है। चले, अगर आपको नहीं पता कि नहीं बनता तो हम इन्हीं से पूछ लेते हैं। वैसे एक आइडिया मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी तो आप लोग जो है वो इस तरह के फूड्स पे जा रहे हैं, लेकिन जो थोड़े से हैवी लोग बंदे होते हैं मेरी तरह के, वो डाइट की तरफ बहुत जाते हैं। तो सिर्फ एक गुजारिश है कि अगर आप लोग ये वाले भी वेंचर की तरफ आएंगे तो कोई डाइट फूड भी अगर आप तैयार करें ना, हाँ, अगर इसकी तरफ कोई आइडिया हो। आजकल कीटो डाइट का बड़ा काम मशहूर चल रही है, सो हम उस पर थोड़ी स्टडी कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में होपफुली कीटो डाइट और डिफरेंट डाइट प्लान्स पे बिल्कुल आ सकते हैं, और इस पर मैं आपको बताऊंगा कि इस पर हम लोग थोड़ी सी रिसर्च कर रहे हैं, थोड़ी एक्सपर्टीज़ हासिल कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में व्हाई नॉट। बस तो पहला कस्टमर ये हमारे पास ऑप्शंस होने चाहिए ना। फैसल है ना, फैसल सबसे पहले जो है फैसल पे ट्राई करें आप। अच्छा, ऑन एयर हम आपको रिस्पांस हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चले, हमने तो दिया, वैसे आम पब्लिक का क्या रिस्पांस है, किस तरह का वो आपको फीडबैक दे रहे हैं? ख़ास तौर पे इस चीज़ को मैं ज़रूर टच करूँगा, जब उन्हें ये अंदाज़ा होता है कि यू पीपल आर डिफरेंटली एबल्ड, तो उनका क्या रिएक्शन होता है? अच्छा, रिएक्शन अभी क्योंकि 2 दिन पहले वीडियो वायरल हुई है, तो उसके बाद से तो डिफरेंट रिएक्शन मिल रहे हैं, और मेनली पॉजिटिव रिएक्शन मिल रहे हैं। क्योंकि पॉजिटिव रिएक्शन इस बात से कि वो अगर ऑर्डर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, विच मीन्स कि लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, लोग भरोसा कर रहे हैं, और लोग खाना चाह रहे हैं। बट कुछ कमेंट्स वैसे भी आ रहे हैं कि जी अगर इनके खाने में, इनके बर्गर में छिपकली गिर गई तो कैसे पता चलेगा, और इस तरह के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। सो फ़िलहाल उस तरह के फ़ीडबैक को मैं तो इंजॉय ही कर रहा हूँ, क्योंकि अगर फीडबैक तो कोई भी हो तो वो आपको वायरल ही बनाता है, क्योंकि मास कम्युनिकेशन से मेरा ताल्लुक है, तो आई एम एंजॉइंग इट। बट जनरली ये बात है, ट्रस्ट फैक्टर हो सकता है ना कि लोगों को लगता है कि हम नहीं देख सकते तो खाना कैसे बनाते। तो जैसे फिज़ा ने बड़े अच्छे तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि अगर 5 सेंसेस में से एक सेंस नहीं है, तो जो बाकी के 4 सेंसेस हैं, टेस्ट का सेंस, महसूस करने का सेंस, सूंघने का सेंस, तो वो सारे एक्टिव हो जाते हैं। तो जैसे कोई आम शख्स खाता है या जैसे कोई आम शख्स पकाता है, बिल्कुल वैसे ही फ़िज़ा और मैं पका रहे होते हैं। और मैं तो ऐसी खामखा अपने आप को ज़रा, मैं तो अभी लर्निंग स्टेज पे हूँ, मेनली फ़िज़ा बना रही होती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो ना छिपकली गिरी है और ना ही कोई और मसला हुआ है। जो आपको ये कमेंट भेज भी रहे हैं ना कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, मेरे ख्याल से उन्हें कुछ अपने रवैये पे नज़रसानी करनी चाहिए। हमेशा ना फैसल एक बात मैं ज़रूर करती हूँ कि देखिए अगर अल्लाह ताला ने किसी भी शख्स को एक चीज़ से महरूम रखा है तो बहुत सारी और खूबियाँ ऐड कर दी है, लेकिन हमारे मुआशरे में ज़हनी बीमार जो है उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, वो किसी को अप्रिशिएट करते नज़र नहीं आएंगे। जैसे कि फ़र्ज़ कीजिए बसारत से महरूम है, बीनाई से महरूम है, जो आपको इस तरह के कमेंट कर रहे हैं ना अली, वो जो जहनी तंदुरुस्ती है ना वो उससे महरूम है, तो उसको ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा ये बताएं अली, क्योंकि आपसे पहले भी इंटरेक्शन रहा है, हम आपकी सक्सेस स्टोरी जानना चाह रहे हैं। लोगों को ये बताइए कि क्या बाय बर्थ आपके साथ ये इशू था या फिर आगे जाके ये हुआ, और जब ये चीज़ हुई उसके बाद आपने इससे किस तरह फ़ाइट किया और अब इस मुकाम पे आ गए हैं कि अब इस चीज़ को आपने एंटरप्रेन्योरल पार बना लिया है। अच्छा फैसल, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। बेसिकली मैं बाय बर्थ विजुअली इम्पेयर्ड नहीं था, और बट 6-7 साल की उम्र से मुझे जो है वो सिम्टम्स फील होना शुरू हो गए थे, यानी आईसाइट वीक होना शुरू हो गई थी। तो उस दौरान मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास हम जाते थे, और डॉक्टर्स थोड़ा सा इजी लेते थे, कहते थे कि जी ठीक है आपकी ग्रोथ की एज है और आप ठीक हो जाएंगे। अच्छा, अब ये वाली जो फैक्टर है ना कि आपकी ग्रोथ की एज है और आप ठीक हो जाएंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, इस चीज़ ने मुझे बड़ी मतलब लाइक मुझे
वो मौका दिया कि मैं अपने हर ख्वाब, अपने हर जो ड्रीम्स हैं उसको एसोसिएट कर लूँ कि अच्छा जब मैं ठीक हो जाऊँगा ना तो मैंने तब ये भी करना है, मैंने रेडियो भी करना है, मैंने टीवी पे भी आना है। तो सारी एसोसिएशन होनी थी कि जब मैं ठीक हो जाऊँगा। बट एक दिन मुझे बताया गया 10-12 साल की उम्र में कि आपने ठीक नहीं होना है, आपने जो है वो सारी ज़िंदगी ब्लाइंडनेस के साथ गुजारनी है। तो वो मोमेंट मेरे लिए बहुत मुश्किल मोमेंट था, क्योंकि मैं हर चीज़ अपनी आई साइट से एसोसिएट कर रहा था और फिर एक 10 साल के बच्चे को बताया जाए कि बेटा आपने सारी ज़िंदगी जो है वो बग़ैर देखे गुजारना है, तो वो थोड़ा मोमेंट था, मैं परेशान हुआ। बट फिर मैंने रियलाइज़ किया, मैंने कहा मेरे पास 2 ही ऑप्शंस बचते हैं, एक तो या तो सारी ज़िंदगी रो धो के गुजार लूँ, और ये सवाल जो हम अपने आप से अक्सर पूछते हैं ना, वाई मी, मेरे साथ ही क्यों हुआ, वो सारी ज़िंदगी करते करते मर जाऊँ। और दूसरा सवाल मेरे पास जो ऑप्शन बचता था वो ये था कि ठीक है अब जो चीज़ होनी थी वो हो गई, तो जो ख्वाब मैंने देखे थे, जो मेरी गोल्स थे, व्हाई नॉट अचीविंग देम विदाउट साइट। सो वहाँ से जब मेरा सफ़र शुरू हुआ तो फिर मेरी तालीम भी शुरू हुई, फिर मैंने एंटरप्रेन्योरशिप भी पढ़ा, मैंने मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स भी किया, मैंने एमफिल में अभी इन प्रोग्रेस है, रेडियो भी किया, और जो है वो डिफरेंट और चीज़ें भी कर रहे हैं। ज़बरदस्त। और ये जो अली आपकी हिम्मत है ना, ये बहुत सारे लोगों के लिए माशाल्लाह रहा है। फ़ैज़ा, मेरा सेम सवाल आपसे है, आवाम यकीनन आपके बारे में भी जानना चाहेगी कि बाय बर्थ ये इशू था या आगे चल के, जैसे अली ने हमें बताया कि 6-7 साल की उम्र में उनके साथ इशू होना शुरू हुआ, तो प्लीज़ आप भी बताइएगा। अच्छा, अली के साथ 6-7 साल की उम्र में हुआ था और मैं एटलीस्ट 18 ईयर की थी। तो जब मेरा विज़न गया था, और मैं बाय बर्थ में पार्शली थी, ठीक है, मुझे नज़र आता था, लेकिन मैं किसी पे डिपेंडेंट किसी पे भी नहीं थी, अपने टास्क इंडिपेंडेंटली करती थी। लेकिन जब मैं 18 ईयर की होने लगी तो एकदम से मेरा विज़न बहुत एकदम से मेरे आंखों के आगे धुंधलापना आने लगा, वीकनेस सी होने लगी। तो फिर मैंने दोबारा डॉक्टर से चेकअप कराया, तो मैंने कहा कि मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, क्या मुझे नज़र आना बंद हो जाएगा? तो उन्होंने डायरेक्ट मुझे बोला जी। तो उसके बाद ना मैं उनसे कोई सवाल करने की हिम्मत रखती थी, ना उन्होंने मुझसे कोई और बात की। और मेरे लिए अली माशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग थे, तो अली ने बहुत जल्दी रिकवर किया था, लेकिन मैं एक वक्त गुजार चुकी थी। 18 ईयर बहुत बड़ा टाइम होता है जो आंखों के साथ गुजारते हैं। तो उसके बाद मेरे लिए आई थिंक 10 साल मुझे लगे हैं अपने आप को नॉर्मलाइज़ करने के लिए, अपने आप को रिहेबिलिटेट करने के लिए। लोगों के सामने तो शायद मैं थी कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन जो मेरे अंदर जंग होती थी, जो मेरे अंदर मतलब एक बहुत खौफ होता था, जो मेरे अंदर उदासी होती थी, वो सिर्फ मैं जानती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ, और मेरा लाइफ का अज़म भी है कि मैं बाकी सारी लड़कियों को भी इंडिपेंडेंट बनाऊंगी, ट्रेन करूंगी और एम्पावर करूंगी कि वो भी अपनी ज़िंदगी इंडिपेंडेंटली गुजार सकें। 18 साल की वो उम्र होती है कि जब आप दुनिया के तमाम रंग देख चुके होते हैं कम व बेश, लेकिन उसके बाद से इस तरह की चीज़ आ जाना, बताएंगी कि ज़िंदगी इस वक्त कैसी है आपकी, और उससे अगर आप 18 साल से पहले से कंपेयर करें तो? अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी अच्छी है, ठीक है, लेकिन आप मुझे 18 साल से 28 साल पे देखेंगे तो मैं बहुत तकलीफ़ में थी। मतलब किसी को नहीं पता चलता था, लेकिन मेरी सारी रात रोते हुए गुजरती थी कि ये ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं जीना, अल्लाह ताला मुझे अपने पास बुला लें, और या तो मुझे ठीक कर दें या फिर मुझे अपने पास बुला लें। तो अल्लाह ताला ने शायद मुझे मकसद दिया कि आप खुद भी ठीक हो और बाकियों को भी इंडिपेंडेंट बनाओ, ट्रेन करो, एम्पावर करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी से। मेरा बेटा है 10 मंथ का, और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी सारे काम मैं ख़ुद करती हूँ, अपने हस्बैंड के सारे काम मैं ख़ुद करती हूँ, इंडिपेंडेंटली सारी डोमेस्टिक स्किल्स देख रही होती हूँ, अपना कुकिंग के टास्क में सारे खुद ही देख रही होती हूँ। टाइम मैनेजमेंट कुकिंग में बहुत ज़रूरी होता है, तो वो सब भी आपको देखना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी लाइफ से मुतमईन हूँ, और शायद अल्लाह ताला ने मेरा विज़न इसलिए लिया था कि वो मुझे और दुनिया को ये दिखा सके कि बनाई के बग़ैर भी आप इंडिपेंडेंटली खुदा ताला ने आपसे बिनाई लेके आपको मशले राह अता की है, आपसे रोशनी लेके दूसरों को रोशनी अता की है कि जिनके पास रोशनी नहीं है, जब वो अपनी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत और कम्पिटिटिव तरीके से गुजार सकते हैं तो आप क्यों नहीं। ये वाई मी से वाई नॉट मी तक के सफ़र
को हम आपको बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं अली और फ़िज़ा। और ज़रूर ये एक लेसन है ज़िंदगी का कि अगर परेशानियां भी आएंगी, मुश्किलात भी आएंगी, लेकिन अगर परेशानी और मुश्किलात से नबर्द आज़मा होना है तो फिर इन दो बहन भाइयों को देख लीजिए। और हम इंतज़ार करेंगे कि वो रोल पराठा कब आता है और जल्दी से खाना कब आएगा, हम कब खाएंगे। तो जनाब अभी एक ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। अभी शो में वक्त हुआ है मेरे फेवरेट सेगमेंट का। हाँ, यानी सैर को जाने का। अच्छा, क्यों इतना शौक है सैर करने का? क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है और इस छोटी ज़िंदगी में खुदा की बनाई हुई जितनी कुदरत को देख के आप सुभान अल्लाह कह सकें, कह लें, जितने हुस्न को देख के आप सुभान अल्लाह कह सके, कह लें। इस पे हम मजीद ब्रेक में बात करेंगे। सैर के लिए, सैर के लिए जाएं ज़रूर। हाँ, लेकिन आप मेरी बात सुने, जब भी आप सैर को जाएं या हुस्न को देखने जाएं या कुदरती हुस्न को देखने जाएं तो देखभाल लें भैया, वक्त देख लें, जगह देख लें, ये देख लें कि क्या आने वाले दिनों में वहाँ पर मौसम तो ख़राब नहीं होने वाला। ये बहुत ज़रूरी है महक, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली देखा भी कि ईद के बाद एक लंबी कतार थी, चाहे वो शारा कराकरम हो, चाहे वो इस्लामाबाद टू स्वात मोटरवे हो या फिर कोई और पुरफ़ज़ा मकाम हो। हम आपको मनाजिर भी दिखा रहे हैं। ये जो आप मंज़र देख रहे हैं ना शारा कराकरम का, ये इतनी लंबी, इतनी तवील लाइन है और ये सिर्फ ऊपर से जो हम मनाजिर दिखा रहे हैं। सोचें कि जो लोग अंदर गाड़ी में बैठे हैं, आपको पता है मैं कि यहाँ पे अगर कोई जाता है तो कितना कितना घंटे यहाँ पे इंतज़ार करना होता है। ऐसे एक आइडिया अगर आपको, मैक्सिमम 4-5 12 घंटे, 24 घंटे। इस बार तो ये हालत थी कि लोगों ने गाड़ियाँ लगाई हैं और वहीं पे उन्होंने बाहर अपने बिस्तर लगा लिए हैं और वहीं पे रात उन्होंने गुजारी है, वहीं पे सो गए हैं। लेकिन फैसल देखें कि अगर किसी के साथ बच्चे हैं, किसी की फैमिली है, खाना पीना, पानी, आप सफ़र में प्यास वैसे ही बहुत ज़्यादा लगती है, तो ये चीज़ें जो ज़रूरियात ज़िंदगी है, तो यकीनन ये एक आपके पास एक लिमिट तक होती है ना। जब आप 12-24 घंटे इंतजार करेंगे तो वो चीज़ें खत्म हो जाती हैं। ऐसे में कुछ हमें, क्योंकि हम जब अपनी कौम की बात करते हैं, बड़ी दर्द दिल रखने वाली कौम है, करीबी गाँव वाले जो हैं वो यहाँ उतर आते हैं, अच्छा मदद करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन कितनी करेंगे, कितनी करेंगे। 10-10 किलोमीटर तवील ये लाइनें लग जाती हैं यहाँ पे। और ऐसा ही एक वाकया जो है वो जो चिलास के मकाम से आगे रायकोट और फिर फेरी मेडोज आता है, वहाँ लैंडस्लाइडिंग के बाइस रास्ता ख़राब हो गया था, एक फैमिली वहाँ फंस गई। बच्चों के साथ जो सफ़र करने वाली फैमिली थी उसको लेने के देने पड़ गए। पथरीले पहाड़ी रास्तों पर चलते चलते बेचारे थकन से चूर हो गए। हम आपको मनाजिर भी दिखा रहे हैं। ये जो लोग फेरी मेडोज गए हैं उनको ये रास्ता बहुत अच्छे से पता है। ये रास्ता ख़त्म हो चुका है, ये रास्ता टूट चुका है। ना सिर्फ ये कि जो पैदल ट्रैक है वो रास्ता टूट चुका है, बल्कि जो जीप ट्रैक है रायकोट से तत्तू गांव तक का 1.5 घंटे का, वो भी ख़त्म हो चुका। और ये जो मैंने कितनी आसानी से कह दिया ना, जीप ट्रैक है, वो जीप ट्रैक दुनिया के ख़तरनाक तरीन रास्तों में से एक है, जहाँ पे कई हज़ार फीट की एक जानिब खाई है और दूसरी जानिब संगलाख चट्टाने हैं। आपने देखा कि पहले हमने मनाजिर सुबह के दिखाए थे, अब हम आपको रात के दिखा रहे हैं। ये उसी फैमिली के हैं, ये गोद में बच्चा है 2 साल का, उसी फैमिली के हैं कि जो निकले थे सुबह 10 बजे, रात के 10 बजे उन लोगों ने ट्रैक ख़त्म किया है। अच्छा, वैसे फैसल अमूमन जो ये अगर इस तरह की कंडीशन हो तो कितनी देर में ये फासला तय हो जाता है? जो अगर नॉर्मल है ना, नॉर्मल है तो आप जो जीप ट्रैक है वो 1.5 घंटे का है। और ये 1.5 घंटे का रास्ता सुबह 10 बजे निकलो, रात को 10 बजे। देखिए अब ये बूढ़ी खातीन है, ये इनकी हालत गैर हुई हुई है और पानी किस तरह इनको पिलाया जा रहा है बड़ी मुश्किल से। तो इतनी सी गुजारिश ये है कि अगर जब भी निकलें तो आगे प्रायर इंफॉर्मेशन ले लें। इस पे फैमिली पे गुजरी क्या ये पहले देख लेते हैं। फाइनली इतनी खतरनाक ट्रैकिंग के बाद हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। अभी भी जीप ट्रैक बाकी है, वहाँ हमें जाना है, लेकिन बहुत सारे लोग लैंडस्लाइडिंग की वजह से रोड ख़राब हो गए हैं, तो जीप ट्रैक जो है बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। तो थोड़ी देर जीप में जाना पड़ेगा, वहाँ से सारा रास्ता हमारा पैदल है। अभी बीच में बारिश से स्टार्ट हो चुकी थी और उसमें हमने पूरा सफ़र तय किया है, तो अल्लाह का शुक्र एहसान है कि यहाँ तक पहुँच चुके हैं। हम आगे भी इंशाल्लाह ताला पहुँच जाएंगे। तय करके आए हम फासला भी 16 और 24 किलोमीटर चल के आए। 24 किलोमीटर हम इतने खतरनाक पहाड़ी पथरीले रास्तों पे चल कर आए हैं कि
ऐसा ख़तरनाक एडवेंचर किसी ने ज़िंदगी में नहीं किया होगा जो हमारे साथ हुआ है। अंधेरा हो चुका है, यहाँ पे टॉर्च जला जला के पथरीले रास्तों पे चल रहे हैं, पाँव जख्मी हो चुके हैं। ये टाइम हो रहा है अब तक हम यहाँ पहुँचे नहीं है, और अभी यूँ टूटे फूटे सब पड़े हुए हैं, यहाँ पे सब टूटे फूटे पड़े हुए हैं, सबकी हालत बुरे है। वो अभी वहाँ पे पूरा पता नहीं कितनी वहाँ से आए, वहाँ पे इतना अंधेरा कि अब पता नहीं टॉर्चें जला जला के हम वहाँ तक पहुँचेंगे, अभी तक पहुँचे नहीं है। पथरीला रास्ता, और फिर जब आपके सब बच्चे हो, खवातीन हो, बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे सफ़र को तय करना। और फैसल, जब बारिश होती होगी तब क्या होता होगा? ये समझिए 11,000 फीट की बुलंदी पे, 3,300 मीटर्स की बुलंदी पे अगर कोई जगह है तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली, क्योंकि बादलों वाला सिस्टम ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, तो वो हल्की फुल्की ड्रिजलिंग होती रहती है। तो ये ट्रैक जो है मटियाला किस्म का ट्रैक होता है, इसमें बूंदें पड़ती हैं तो ये और चिकना हो जाता है और फिसलन हो जाती है, हर तरह का। तो इतनी सी सिर्फ गुजारिश है, टूरिज्म लिटरेसी पे हम आगे शो में बहुत गुफ्तगू करेंगे, आगे आने वाले शो में भी, पहले भी करते रहे। जब भी जगह का इंतखाब करें तो प्लीज हम मौसम चेक कर लें, मौसम चेक करें, आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा। अब तो ऐसी बहुत सारी ऐप्स आ गई हैं जिसपे आप देख सकते हैं कि आगे क्या सिचुएशन बनी हुई है, और इन जगहों के मौसम को बिल्कुल हल्का न ले। अगर आप कराची लाहौर में बैठे और बोलते हैं कि जी यहाँ तो हल्की सी बारिश है, वहाँ भी हल्की सी बारिश उतनी ही आ रही है। यहाँ की बारिशें, यहाँ की लैंडस्लाइडिंग बहुत मुख्तलिफ है। तो फेरी मेडोज़ पे ये फैमिली फंस गई थी, इससे मुताल्लिक आपने जाना। अब ज़रा हम कुछ अच्छी बात कर लेते हैं, दीगर सयाहती मकामात, क्योंकि हमारा बिल्कुल भी ये हम नहीं कह रहे कि भाई ना जाएं, जाएं, बिल्कुल जाएं, जरूर जाएं, खूबसूरती को डिस्कवर करें। मुझे तो अगले 2 दिन मिलेंगे, मैं फिर निकल जाऊंगा, फौरन से बैग पैक करूंगा, काले रंग का जो फैसल का बैग ही साइड पे पड़ा रहता है ना, वो पैक करना, बैग। चले जी, सयाहत का फरोग जो है वो हमने देखा कि पाकिस्तानी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में से एक तरजीह है। ऐसे में कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ जाना आसान भी है और छुट्टियां गुजारने के लिए वो जगह इतनी खूबसूरत है कि जब जब आप वहां जाएं तो आप ये कहें कि काश 1-2 छुट्टी मजीद मिल जाए। दिल फरेब सयाहती मकामात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है होटल मालिक हैं कर्नल रिटायर्ड इफ्तिखार हुसैन साहब ने। इफ्तिखार साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। हमने देखा है कि पाकिस्तानी जो अवाम है ना, जब भी 1-2 या 1 हफ्ते की छुट्टी मिलती है फ़ौरन से जो है सैर को निकल जाती है। कुदरती हुस्न जो है, जो हमारी माशाल्लाह जगह जाओ जिसको डिस्कवर करने के लिए ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बाहर से भी लोग आते हैं। जैसे कि फैसल अमीर मुस्कुरा रहे हैं कि अच्छा 2 छुट्टियां मिलेंगी तो फिर चले जाएंगे, लेकिन हम साथ ही साथ मसाइल की भी निशानदही करें। रास्तों का मसला होता है, खाने पीने की आपको जगह जगह पर अशिया नहीं मिलती, कभी कभी पेट्रोल पंप्स बहुत ज़्यादा दूर भी मिलते हैं। तो आप खुद भी इन जगहों पर रहते हैं, इन मकामात को मॉनिटर करते हैं, देखते हैं सयाहत के फ़रोग के लिए भी कितना मज़ीद काम करना बाकी है। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ समा टीवी का, जिनने मुझे मौका दिया इतने इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे कुछ बोलने का। महक साहिबा, बात यह है कि अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो प्रॉब्लम्स तो हमारे मुल्क में हर जगह हमें नज़र आते हैं। जी, रोड ख़राब है, इंटरनेट सर्विस ठीक नहीं है, सो मैनी प्रॉब्लम्स आर देयर। लेकिन बात यह है कि कुदरत ने हमें क्या दिया है। जो कुदरत ने हमें दिया है वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। देखें, जो आपने बात की लैंडस्लाइड की, ये 1 in 12 to 15 ईयर्स इस तरह की स्लाइड आती है। ततपानी एक जगह है शॉर्ट ऑफ रायकोट उधर, और रायकोट ब्रिज के बाद भी पहली दफ़ा शायद इतनी बड़ी स्लाइड आई जब से वो नहीं बनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, हर ईद पे इसी तरह रश होता है, बावजूद इसके कि हमारे मुल्क में हर बंदे को पता है कि ईद पे रश होता है, लेकिन वो उस तरह के अपने जो है इंतज़ामात अपने साथ नहीं लेकर आते। अब मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है, मैं फ़ौज में मैंने इस एरिया में बहुत नौकरी की है और मुझे इसके चप्पे चप्पे का पता है कि टूरिज़म मैंने हेली से भी इस एरिया को देखा हुआ है। जितना खूबसूरत ये एरिया है, बताने की ज़रूरत नहीं है। हर बंदा यही बात बताता है कि जी स्विट्ज़रलैंड क्या तो बाकी कोई मुल्क क्या। देखें, एज ए होटल मालिक आप कहने, मैंने क्या चीज़ें पसंद की इस एरिया में, मैंने नारान को सेलेक्ट किया। नारान एक तो जंक्शन पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है। हर बंदा जो नॉर्थ को जाता है वो नारान से होके जाता है। उसके बाद स्कर्दू और हुंदा, ये एरिया नॉर्दर्न एरियाज में है। उसके बाद ये है कि जो नारान की आबो हवा है वो अगर आप कंपेयर करें किसी भी टूरिस्ट स्पॉट से, अभी देखें गर्मियों के सीज़न में वहाँ का टेम्परेचर मिनिमम जो है तो 5 डिग्री रहता है और मैक्सिमम 18 से क्रॉस नहीं करता।
तो बजाय इसके कि लोग ये समझें कि फ़लानी जगह रोड ब्लॉक है, वो पहले तहकीक करें, थोड़ा नक्शा देखें, हम लोगों से रब्ता करें। मेरे होटल के वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, उससे चेक करें कि जी वहाँ पे क्या हालात हैं। जो बाबूसर टॉप है जी, दिस इज़ अ यूनिक प्लेस। आप देखें सख्त गर्मियों में जो बर्फ़बारी होती है सर उधर, गर्मियों में बर्फ़बारी वहाँ पे होती है, लेकिन जो बात मैं बताने वाला हूँ ये है कि आम जैसे जो है ना, आम जो गर्मियों का फल है, आप देखें वहाँ पे आप आम खाते हैं, ऊपर से बर्फ़बारी होती है। मेरे ख़्याल में दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जिसमें ये फैसिलिटी आपको जो है तो इतने करीब और इतने कम फासले पे साहब, जैसे कि आपने नारान की बात की, लोग नारान आके, मैं चाहूँगा इस पे आप ज़रूर बताएं कि नारान में सिर्फ नारान बाज़ार और झील सैफुल मुलूक नहीं है। यहाँ पे अगर ऊंचाई पे जाएं तो अंग्रेज़ की बनाए हुए वो पीछे बंगले भी मौजूद हैं, 200 साल पुराने, जो आज तक मौजूद हैं। बहुत अनडिस्कवर्ड है वो। इसके अलावा भी इस पे भी गुफ्तगू कीजिएगा। और दूसरा ये भी कर्नल साहब कि आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले जो झील सैफुल मुलूक हुआ करती थी, अब वैसी नहीं है। इसका ज़िम्मेदार किसको आप मानते हैं? हुकूमत को कि वो प्रिजर्व नहीं कर पा रही है, या फिर हम जैसे लोगों को, वो जो सयाह हैं, आम सयाह हैं, जो वहाँ जाते हैं और इतनी लिटरिंग करते हैं, इतनी वहाँ गंद फैलाते हैं कि उसका हुस्न मांद पड़ता जा रहा है? देखिए, अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेट, हुकूमत तो बहरहाल हर चीज़ के रिस्पॉन्सिबल है। रोड की भी है, फॉरेस्ट की भी है कि उसको भी प्रिजर्व किया जाए, इस तरह के साइट्स की भी है। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये बेसिकली हम लोग हैं, द टूरिस्ट, जो होटल मालिकान हैं, वो लोग हैं रिस्पॉन्सिबल कि अपने एरिया को नीट एंड क्लीन रखें। एक कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो पिछले 1-2 सालों से वो काफ़ी अच्छा काम कर रही है, लेकिन मज़ीद करने की ज़रूरत है। अगर हम लोग ख़ुद जो जाके सर उसके नज़ारे को एंजॉय करते हैं, लेकिन हम उसके प्रिजर्वेशन के लिए कोई वो नहीं कि ये प्लास्टिक बैग भी फेंक देते हैं, जो फ्रूट लेकर गए हैं उसका बकाया सब कुछ फेंक देते हैं, तो इस तरह तो नहीं चलेगा। ऑलरेडी आपकी बात बिल्कुल सही है, शायद उसकी खूबसूरती उस तरह नहीं रही जो आज से 20 साल पहले थी जी। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी हुकूमत में ये एक शऊर अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि बड़ी हद तक है, क्योंकि इमरान खान साहब बार बार टूरिज़म का जिक्र करते हैं। ऑन ग्राउंड शायद हमें उतनी वो प्रोग्रेस नज़र नहीं आती जितना हम जिक्र सुनते हैं, बिल्कुल, लेकिन सिर्फ इस जिक्र से ही जो है तो काफ़ी माहौल बदल रहा है, लोगों में भी शऊर आ रहा है सर। हम और हुकूमती इदारे भी बेहतर पर इस पे हम, जैसे कि आपने खुद भी जिक्र किया कि ना सिर्फ सयाह बल्कि होटल जो ओनर्स हैं, जो होटल मैनेजमेंट है, वो भी बड़ी जिम्मेदार है। अच्छा, हम देख रहे थे जो व्यू है वो बड़ा खूबसूरत होता है ना महक। आप जैसे हम शहरों में उठते हैं, हमने कमरा खोला, गाड़ी में बैठे ऑफिस आ गए, लेकिन आप यहाँ मौजूद हों, चाहे वो आपका होटल हो या नारान का कोई भी, पाकिस्तान में कहीं भी, उसका जो व्यू होता है ना, मतलब कि सारे पैसे उसके होते हैं। आप ऐसे खिड़की खोलें, कर्टन हटाएं, ठीक है, कर्टन हटाएं, सामने अगर जून जुलाई है तो उसमें हरियाली है, दिसंबर आ रहा है तो बर्फ़ है, तो क्या ही मतलब सारे पैसे जो हैं सर वो होते हैं व्यू के सिर्फ। अच्छा सर, ऐसे है कि पहले जो है तो चूँकि या होटल मालिकान वहाँ के लोकल थे, उनके पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं थे, टूरिस्ट इतना स्पेंड करने पे राज़ी भी नहीं थे कि वो एक कमरे का 20,000 और 10,000 रुपये रात का दें। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ये कोविड की वजह से शायद लोग बाहर नहीं जा सकते, तो बहुत ज़्यादा अच्छे जो वेल ऑफ लोग हैं वो भी अपने एरियाज़ को रुख कर रहे हैं। तो अभी अगर आप मैं अपने होटल की बात करूं, माउंट फीस्ट होटल नाम है मेरे होटल का, अगर उसकी बात करूं तो 360 डिग्री पेनोरामिक व्यू है उसका। मैं खुद सिविल इंजीनियर हूं, मैंने ऐसे डिज़ाइन किया है कि ये एटमॉस्फेयर फ्रेंडली भी हो, इसके हर कमरे में हर पॉइंट पे जब धूप निकले तो धूप लगे, इसकी एक खिड़की आप खोलें तो हर तरफ से जो है तो आपको खुशगवार हवा का झोंका आए, ये एनर्जी एफिशिएंट हो कि मुझे दिन के वक्त कोई लाइट जलानी नहीं पड़ती। ये छोटी सी वैसे मैंने मिसाल दी है, और भी अच्छे होटल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो भी होटल खुलेगा मैं आपको एश्योर करता हूँ कि वो जो है तो इंशाल्लाह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होगा, और अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से थोड़ा कम भी होगा तो कम से कम पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल चेन्स हैं उसके मुकाबले का ज़रूर होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह द गेस्ट आर रेडी टू पे। अगर आप उनको साफ़ कमरा दें, साफ़ बिस्तरे दें,
अच्छा माहौल दे। और जो आपने बात की वेरी राइट, जब आप खिड़की एक दफ़ा खोलें तो आपके दिल के दिल के तार बज जाए ना, दिल के तार बज जाए कि वाह में जाना चाहिए, क्या क्या मंजर है ना। बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल ये भी बताइएगा आखिर में अल्लाह ने रखा है, हमने सिर्फ उस तरफ खिड़की रखनी है और हमने खोलनी है खिड़की। अच्छा ये फिर अच्छा ये है कि हम आएंगे खिड़की खोलने, ठीक है ना, ये हम आएंगे तो आप ठीक है ना। अच्छा फिर ये बताइए कि ये वाला जो रीजन है नारान वाला, नारान, कागान, पीछे किवाई, ऊपर सिरिपाई, तो कौन सा सीज़न सबसे बेस्ट होता है यहाँ पे ट्रैवल के लिए? इस सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखिएगा, बारिशें और दीगर चीज़ें। देखिए, बारिश तो एक ऐसा फिनोमेना है कि हमें पता है कि जी 15 जुलाई ऑनवर्ड जो है तकरीबन 12-13 अगस्त तक जो है तो बारिशों का स्पेल होता है जी। उसमें नारान तो बहरहाल तकरीबन बाय एंड लार्ज खुला रहता है। अगर कुछ कहीं पे छोटी मोटी स्लाइड आ भी जाए तो उसको गवर्नमेंट मशीनरी जो है तो विद इन 4 आवर्स खोल देती है। तो इसलिए यहाँ पे तो ये इशू नहीं है कि जी रोड ब्लॉक हो जाएगा, लेकिन बहरहाल ये एक पीरियड है मानसून का जो इफ़ेक्ट करता है टूरिज़्म को। बाकी सीज़न शुरू होता है 15 मई से और एंड होता है 15 अक्टूबर, क्योंकि फिर ठंड इतनी हो जाती है वहाँ पे, टेम्परेचर सब ज़ीरो में चला जाता है कि टूरिस्ट उस तरह एंजॉय नहीं कर पाते। जाहिर है फिर बर्फबारी होती है, जगहें बंद हो जाती हैं, तो फिर लोग किस तरह से उन जगहों पर पहुंच पाएंगे जहां की वो खूबसूरती देख सकें। बेहद शुक्रिया। राहुल, नाम तो सुना होगा। अक्सर भारतीय फिल्मों में राहुल को आपने देखा भी होगा, और वो राहुल जो है वो हसीनाओं के पीछे भागते हैं, लेकिन हकीकी दुनिया में उल्टा हो रहा है। कोई और राहुल के पीछे भाग रहा है, कोई और राहुल की तलाश में भाग रहा है, लेकिन ये तलाश इम्तिहान भी बन गई। बरतानिया की सड़कों पर एक पाकिस्तानी राहुल की तलाश में मारा फिरता रहा, और माजरा कुछ यूँ था कि ये जो नौजवान है इनका नाम है गाजी तैमूर। लाहौरी नौजवान को लंदन शहर के हाई स्ट्रीट पर एक पर्स मिला, और इसमें राहुल नामी भारतीय शख्स के क्रेडिट कार्ड्स थे, दीगर अहम चीज़ें थी। तो इस पाकिस्तानी ने सोचा कि क्यों ना इस शख्स को ढूंढकर इसका पर्स इस तक पहुंचाया जाए ताकि मुल्क की साख को बेहतर बनाने का मौका मिले। और ये उन्होंने मौका हाथ से नहीं जाने दिया जनाब। गाजी तैमूर ने गूगल से लेकर फेसबुक और इंस्टाग्राम समेत सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स खंगाल डाले, लेकिन राहुल कहीं नहीं मिले। फिर राहुल की तलाश जो है उसका जो मरहला है वो सोशल मीडिया से निकलकर हकीकी दुनिया में पहुंच गया, और फिर बहुत कोशिशों के बाद, अनथक मेहनत के बाद आखिरकार ये जो भारतीय राहुल है ना, फिल्मों वाले नहीं, दूसरे वाले राहुल जो है वो मिल गए। अगर खुदा ना खास्ता किसी भारतीय हिदायतकार ने स्टोरी देख ली ना, तो हमेशा की तरह वो स्टोरी उल्टी कर देंगे। वो बताएंगे कि गाजी तैमूर का पर्स खोया था और राहुल देकर आए थे, लेकिन हम आपको असल कहानी बता रहे हैं। और इसी पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तानी नौजवान गाजी तैमूर ने। गाजी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? सबसे पहले तो ये जो राहुल की तलाश का सफ़र है पढ़ने में ही दिलचस्प लगता है। एक वक्त था वो ट्रेन के पीछे राहुल भाग रहा है, कंधे में बैग है, खूबसूरत सा राहुल है जिसको हम सब जानते हैं। हाँ, लेकिन आप ये बताएं कि किस तारीख को राहुल का जो बटवा वो आपको मिला, उसके बाद आपने ये तमाम कैसे ये तमाम तर कहानी शुरू हुई? जी, ये जो कहानी है ये कहानी होनी नहीं थी। आई एम वेरी शॉक्ड एंड आई एम वेरी सरप्राइज कि जिस तरह कहानी बनी है, अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से उसको रिस्पांस मिला है। तो ये पिछले जुमेरात की बात है कि मैं अपने जिम से वापस आ रहा था, दोपहर को मैं गया था और अपने घर की तरफ वॉक कर रहा था। तो शोडेज हाई स्ट्रीट एक इलाका है, वहाँ पे मैंने ज़मीन पे एक वॉलेट देखा पड़ा हुआ, और ऑब्वियसली और लोगों ने पूछा कि यार तुमने छोड़ क्यों नहीं दिया, या तुमने देखना था पुलिस को दे देना था। लेकिन आप हमेशा जिंदगी में हम हर एक के साथ हुआ है, कभी आपका फ़ोन किसी का गुमा होता है, वॉलेट गुमा होता है, कोई कीमती अशिया, तो पता होता है कि कितनी टेंशन, कितना स्ट्रेस होता है किसी ऐसी चीज़ के गुमने से। तो मैंने जब देखा, मैंने कहा यार कोई होगा यहाँ पे परेशान, कोई बंदा जिसको बेचारा, क्योंकि कार्ड्स होते हैं उसके अंदर, पता नहीं क्या और भी बहुत सी चीज़ें थी, लेकिन मैंने सिर्फ कार्ड निकाल के देखा था, वो राहुल का कार्ड था। तो अब मैंने कहा कि अब कुछ भी हो जाए, अभी किसी तरीके से जल्द अज जल्द ये इसके मालिक को वापस पहुँचाना है। तो उसमें आपने जैसे भी कहा कि वो पूरी मैंने कोशिश शुरू की। पहले इंस्टाग्राम
इंस्टाग्राम पे ढूंढा, फेसबुक पे ढूंढा, उसके बाद गूगल पे ढूंढा, कहीं पे भी नहीं मिला। तो लिंक्डइन पे जाके मुझे लगा कि शायद हो सकता है ये एक शख्स हो। और ये जैसे जैसे मैं कर रहा था, मैं ट्विटर पे भी डाल रहा था, साथ साथ अपने दोस्तों से मशवरा कर रहा था कि यार अब क्या करूं, क्या करना चाहिए। तो मेरे दोस्त भी मुझे कमेंट करके बता रहे थे। वो अलबत्ता काम की उसकी वो लिंक्डइन पे भी मैसेज करने की कोशिश की। आपको पता है कभी लोगों ने अपनी प्रोफाइल ब्लॉक किया होता है तो आप मैसेज नहीं कर सकते, तो वो मैसेज भी नहीं जा रहा था। अब यहाँ वक्त गुजारा और मेरी भी टेंशन बढ़ी कि यार ये ना हो उसने कार्ड कैंसिल करा दे वो बंदा, उसके बाद उसको भी दिक्कत हो। और अक्सर बल्कि जी आपको बताता चलूं, अक्सर लंदन में ये भी हो चुका है पहले कि आपके अगर कार्ड्स गुम जाएं तो और गलत हाथ लग जाएं, हाँ। तो वो विद इन अ फ्यू मिनट्स वो ठक 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 लोग जाके ट्रांजैक्शंस कराते हैं। अच्छा। और फिर आपको 1000-2000 पाउंड का जब बिल आता है तब पता चलता है कि ओहो कार्ड गुमे। नहीं गाजी, ये सिर्फ लंदन की हद तक महदूद नहीं है। ये पाकिस्तान में भी होता है। पाकिस्तान के हद तक आपको अच्छा बताओ, आप तो लाहौरी हैं, ठीक है ना। तो अच्छा नहीं, हम पाकिस्तानी ऐसी चीजें नहीं करते। बस मैंने ये ठान ली बात, ये सिर्फ ये यहीं पे होता है। ये लोग ये पाकिस्तानी कोई नहीं कर सकता, हम बड़े ईमानदार लोग हैं बस। गाजी ये आपने बिल्कुल इसको प्रूव भी किया। अच्छा दीगर सवाल तो आपसे करेंगे ही, लेकिन जब आप पहुँचे एंड व्हेन द गाय न्यू कि आप पाकिस्तानी हैं और आप उनका बटवा वापस कर रहे हैं, उनका रिएक्शन कैसा था? फिर उनका रिएक्शन राहुल का माशाल्लाह से, और यही चीज़ मैं कहता भी रहा हूँ कि मुझे इतनी खुशी, एक तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे ये सादत दी कि मैं किसी की चीज़ उस तक वापस और पहुँचा सका। और एक छोटी सी नेकी की जो मेरे ख्याल में बिल्कुल एक मेरे लिए तो बिल्कुल एक छोटा सा एक अमल था, लेकिन उसका रिएक्शन जो था वो देख के मुझे इतनी खुशी हुई जब मैं, क्योंकि ऑब्वियसली उसको तो पता भी नहीं था, उसको तो था बस कि मेरा वॉलेट कहीं गिर गया है, अब गिर गया। और अभी मेरे ख्याल है उसने ढूंढा था, वो भी शुक्र है अल्लाह के, उसने अपने बैंक कार्ड्स नहीं कैंसिल कराए थे। तो जब उसके हाथ में जाके मैंने उसके काम पे भागता हुआ पहुंचा, और आपने अगर ट्वीट पढ़ी होगी कि मैं उसको भी ड्रामेटिक होके मैं एंटर हुआ, मैंने कहा जी राहुल है इधर, तो उन्होंने कहा जी वो बैठा हुआ। तो वो जब मैंने हाथ में उसके वॉलेट पकड़ाया है तो वो आगे से पहले मैं थोड़ी देर में ही शक्ल देखता रहा, फिर उसने वॉलेट देखा है, फिर बेचारा खुश हुआ है, फिर उसको समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। तो क्या अल्फाज थे उनके, किन अल्फाज में उन्होंने शुक्रिया अदा किया? बहुत ज़्यादा मैंने शुक्रिया अदा किया है। मैंने तो कहा नहीं जी मेरा एक ड्यूटी थी, अब अगर मुझे कोई चीज़ मिली तो उसके मालिक तक पहुँचाना। उसने इतना ज़्यादा उसने कहा कि मतलब मुझे गिफ्ट देने का कहा कि कोई मतलब अब आई शुड गेट यू समथिंग। मैं कहा नहीं जी थैंक यू सो मच, आपका बहुत मतलब बस मेरा एक ड्यूटी थी, और वो होता है नेकी का दरिया में डाल। मैं अपनी वालदा को भी मैंने बताया लेटर ऑन कि अम्मा ये हुआ है सब कुछ, और मैंने ये कहानी जो थी ये ट्विटर पे भी डाल रहा था, और मेरे दोस्त भी मशवरा दे रहे थे। तो मेरी वालदा कहती है कि बेटा जनरली नेकी करनी होती है दरिया में डालनी होती है, नेकी करके ट्विटर पे नहीं डालनी होती। तो आपने अम्मा को बताना था कि ये नया दौर है ना। अम्मा जी वैसे जो कहती है ना वो बिल्कुल ठीक कहती हैं। अच्छा ये बताएं गाजी कि ये जो सोशल मीडिया पे जो आपके सफ़र है उसको खूब सराहा भी जा रहा है, तो ऑब्वियसली जो पाकिस्तान के साइड से कमेंट्स हैं वो तो अच्छे ही होंगे ना, ज़रा उधर से भी कमेंट्स बताएं, वहाँ से कैसे कमेंट्स आपको पढ़ने को मिले, अगर आप शेयर करें हमारे साथ। जी हम लोग अक्सर वही इतनी क्योंकि जब ऑब्वियसली जब राहुल का नाम आया और बॉलीवुड स्टाइल वो सारा था, तो वो रैंडमली, और मुझे भी नहीं अब तक भी नहीं समझ आई, बल्कि अब जी हफ्ता हो गया पूरा, तो मैं हर रोज थोड़ी देर बाद मुझे होता है कि ये हुआ क्या था ये तो हम लोग बड़ा मेरा ख्याल है कि एक जो चीज़ जिस चीज़ को ये ट्वीट लेके आई ऊपर, क्योंकि सबसे पहली जो न्यूज़ ब्रेक की थी वो इंडियन मीडिया ने की थी। okay. अच्छा। NDTV पे आया, हिंदुस्तान टाइम्स पे आया, टाइम्स नाउ पे आया, फिर उसके बाद अब तो मेरे ख्याल उनके हर चैनल कवर कर चुके हैं, उनके सोशल मीडिया पेजेस जितने भी वो होते हैं। फिर बॉलीवुड स्टार्स ने रीट्वीट किया, फिर बॉलीवुड स्टार्स ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर मेरा लगा के मुझे टैग किया मेरा नाम। तो हम वो इंसानियत का नाता जो हमारा इधर भी है और उधर भी है कि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे जो भी पॉलिटिक्स हैं, जो भी हमारे मसाइल हैं, लेकिन हम हैं आपस में इंसान कि अगर मेरा किसी पाकिस्तानी का वॉलेट खोए तो हमें भी उसी तरीके से परेशानी होगी जिस तरीके से उन्हें होगी उस तरीके से। तो वो एक इंसानियत वाला पहलू बहुत आया, और इतने ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि इतने ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्स पूरे इंडिया से, मेरा इनबॉक्स इंस्टाग्राम पे ट्विटर पे भरा हुआ है। इनफैक्ट कुछ सेलिब्रिटीज़ ने भी टैग करके मुझे वो थैंक यू कहा है कि तुमने मुझे हमें एक पाकिस्तान की एक ये साइट दिखाई है जिसके बारे में अब इंडिया में बात नहीं की जा सकती। तो बहुत ओवरवेलमिंगली पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, जिसके लिए मैं अल्लाह का बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया। और ये अल्लाह ताला ने आपको जो इज़्ज़त बख्शी है ना, ये आपकी अम्मा की ही दुआएं हैं। अच्छा मुझे तैमूर ये बताएं कि जब आप इस शख्स को ढूंढ रहे थे, अक्सर ऐसा होता है ना कि हम किसी शख्स
शख्स की तलाश करें फ़ौरन इंस्टाग्राम, फेसबुक पे या फिर हम कहीं पे उनका नाम लिखे ट्विटर पे, तो हमें वो शख्स मिल जाते हैं, उनकी प्रोफाइल मिल जाती है। लेकिन एक शख्स का किसी भी सोशल साइट पे ना होना, कुछ ना कुछ तो हैरान कि आपको ही होगी कि कैसा राहुल है, ये कहीं पे भी नहीं है। वही जी, मैं परेशान था और उनके लिए मैं परेशान था कि कहीं कोई अता ना पता, इस तरीके से मेरा आजकल के दौर पे हर कोई सोशल मीडिया पर होता है, लेकिन फिर भी अगेन एट द सेम टाइम देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल जो नहीं होते किसी के लिए अपने, इसकी जो मैंने वो रिस्पेक्ट किया। और लेकिन ये कि अल्टीमेटली मैं उस वक्त जब ट्वीट कर रहा था तब नहीं पता था कि उसकी कहानी की हैप्पी एंडिंग होगी। उस वक्त तो मैं बस कह रहा था कि ढूंढो किसी तरीके से, वो अल्लाह ने आदत बख्शी के एंड पे जाके और बहुत ही हैप्पी एंडिंग हुई। हम आपसे भी रुखसत लेना चाहेंगे, लेकिन एक आखिरी सवाल के साथ हमने देखा है गाजी के जब यहाँ पे हमारे बड़े मसाइल हैं, उस तरफ से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, और लेकिन जब ये इस खित्ते के ये दो ममालिक के लोग किसी फॉरेन कंट्री में होते हैं तो वो माहौल ही बिल्कुल चेंज हो जाता है। आप काफ़ी अरसे से फॉरेन में रह रहे हैं, तो आपने क्या देखा अपार्ट फ्रॉम अ क्रिकेट मैच, ठीक है, उसको हटा के तो ये दोनों कम्युनिटीज़ आपस में कैसे कोएग्जिस्ट करती हैं बाहर के ममालिक में? इसमें बहुत अच्छा आपका सवाल है। आई वुड पर्सनली से कि ना सिर्फ कि ये दो कम्युनिटीज़, आप हर कम्युनिटी को देखा जाए, और यही एक पैगाम है या यही एक मैसेज है जो इसमें से मैं चाहूँगा कि लोग लें कि जब इतनी ज़्यादा कम्युनिटी साथ साथ रहती हैं, हमने अगर एहसान करना है, हमने हेल्प करनी है, हमने अगर किसी की भलाई करनी है तो सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लोगों के साथ नहीं करनी। जब पाकिस्तान में भी देखा जाए कि इतनी ज़्यादा डिफरेंट कम्युनिटीज़, एथनिसिटीज़, बैकग्राउंड के लोग, डिफरेंट मज़ाहिब के लोग, डिफरेंट फ़िरक़ों के लोग जब साथ रहते हैं, तो अगर एक दूसरे के ऊपर हम एहसान करना शुरू करें, एक दूसरे का फ़ायदा करें, एक दूसरे के साथ एम्पैथी आए, हमारी काइंडनेस है, हमदर्दी हो, तो पूरा मुआशरा एक साथ उठता है। और यही मेरी ज़िंदगी की अब कविश होगी कि मैं पर्सनली तालीम के थ्रू या सोशल सेक्टर के थ्रू किस तरीके से एक दूसरे के साथ हम काम कर सकते हैं ताकि एक मुआशरा जो है वो एक साथ इकट्ठा बेहतर हो सके। और अपना वही है कि अगर अपना गम हम दूर नहीं कर सकते, किसी और का हम गम दूर कर दें, तो कोई अल्लाह किसी न किसी फरिश्ते को भेजेगा कि वो हमारा गम भी दूर कर सके। बिल्कुल। और आखिर में आपका बहुत शुक्रिया। सिर्फ इस चीज़ को कह के हम अपनी गुफ्तगू का अख्ताम करेंगे कि राहुल को अंजलि मिलने की इतनी खुशी नहीं होगी, अपना वॉलेट मिलने की खुशी वही सारे कार्ड उसमें थे ऑब्वियसली। हाँ, लेकिन फिल्मों में हमेशा अंजलि मिलने के बाद ही हैप्पी एंडिंग ये हकीकी दुनिया में आ जाए। हाँ, मैं कार्ड्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन अंजलि। शख्स की बात करेंगे जो अचानक से अमीर हो गया। आपको शौक है कि आप अचानक से एक दिन उठे और पता चला कि भाई फैसल करीम करोड़पति बन गया, लखपति कहने लगी थी, वो पहले से ही है। जो तरीका जो आप बता रही हैं उस हिसाब से मुझे बिल्कुल भी ऐसे शौक। चले हम आपको तरीका बताते हैं। वैसे मेरे ख्याल से ये तो उनके लिए बड़ा लकी साबित हुआ होगा कि किसी टाइम पे फुर्सत में उन्होंने एक वीडियो बनाई, अच्छा, जो अब जो है किसी ने खरीद ली और वो बहुत अमीर बन गए। तो जनाब जी हाँ, कितने अमीर बने अब सुने ना, मैं वही तो बताया, कहानी तो सुन लें पूरी। तो जनाब कुछ सालों पहले शरारती वीडियो जो है वो किसी ने बनाई और उसको लखपति कर गई। अब आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, आज हम आपको मिलवाएंगे ऐसे दोस्तों से जिनकी 2015 में बनाई गई मीम 84 लाख रुपए में फरोख्त हुई है। 84 लाख 84 लाख है ना। हाँ, तो फिर इसमें कुछ होगा ऐसा मेरे ख्याल से। आखिर इस मीम में क्या है ना, और क्यों इसे खरीदा गया, तो ये जानेंगे नुमाइंदा समा मोहसिन खालिद से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुजरांवाला के उन नौजवानों के साथ जिनकी एक तस्वीर जो है पूरी दुनिया में वायरल हुई है, और मीम जो उनकी है वो 84 लाख पाकिस्तानी रुपए में जो है फ़रोख्त हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं सलमान साहब। अच्छा सलमान भाई, बताएं क्या दास्तान है, क्या कहानी है? लोगों को तो अभी तक समझ नहीं आई, कैसे एक तस्वीर 84 लाख में फ़रोख्त हो गई? दास्तान ये 2015 की बात है। आसिफ और मैं और मुदस्सिर हम 3 बेस्ट फ्रेंड थे। तो आसिफ और मुदस्सिर की थोड़ी सी लड़ाई होगी और वो थोड़े से नाराज़ हो गए। तो मैं जब आसिफ के पास गया हूँ तो आसिफ बहुत परेशान था। तो कहता यार मुदस्सिर फिर नाराज़ हो गया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, दोबारा सुलह हो जाएगी। कहता नहीं, अब उससे फ्रेंडशिप मैंने ख़त्म कर दिया, तो तुम अब मेरे क्लोज़ फ्रेंड हो ज़्यादा। मैंने कहा कि कोई बात नहीं। हम खड़े, हमने सेल्फी ली है। तो आसिफ ने क्या किया, मुझे लगा शायद ये पिक उसको जस्ट शेयर करेगा व्हाट्सएप पे, बट आसिफ ने क्या किया, वो पिक को एडिट किया। हम शेक हैंड कर रहे हैं मतलब, तो उसको एडिट करके उसने फेसबुक पे डाल दी रात 10 बजे के करीब। तो वो 2 घंटे उसने प्राइवेसी पे लगाई है। मैंने जब पिक देखी ना, जब उसने मुझे टैग की, मैंने कहा ये तुमने क्या किया, रिमूव कर दो, वो गुस्से भी और आ जाएगा। तो कहता आता आने दो, कोई टेंशन की बात नहीं है। बाद में क्या हुआ है, इसने 2 घंटे के बाद वो पिक को प्राइवेसी पे लगा दिया है, पर वो 2 घंटे के अंदर शेयरिंग, कमेंट्स, हर चीज़ बहुत ज़्यादा अब बहुत अप पे जा चुके हुए थे।
तो हम लोगों को तो पता नहीं था, क्योंकि हमने तो फेम के लिए चीज़ की नहीं थी। बाद में क्या हुआ, आसिफ मुदस्सर को पता चला है और मुदस्सर फिर दोबारा खफा हो गया, बहुत ज़्यादा और नाराज़ हुआ, तो बात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी थी। और उसके बाद मतलब 2 दिन गुजरे हैं तो हम लोग को कॉल्स आनी स्टार्ट होगी। हमारी पोस्ट दुनिया की हर जगह पे वायरल हो चुकी हुई थी। अच्छा, जब ये पोस्ट आपकी वायरल हुई तो फर्स्ट फीडबैक क्या था? लोग पहले से किस नज़र से देख रहे थे इस पोस्ट को? मज़े की बात ये थी कि अब्रॉड में जितने भी लोग थे, जितने भी ब्रिटिश थे और भी एशिया के काफ़ी और भी जो लोग थे, उन लोगों ने तो मतलब अच्छा फीडबैक दिया था। बट स्पेशली पाकिस्तान की बात करूँगा, पाकिस्तान में काफ़ी लोगों ने मजाक उड़ाया, ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में हुई हम तीनों की। स्पेशली मेरी तो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी शोबिस से था, तो मैंने बहुत कुछ फेस किया था। काफ़ी यहाँ पे लोगों ने काफ़ी मजाक उड़ाया था हमारा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब जो लोग आपका मजाक उड़ाते थे उनका क्या रवैया आपके साथ? आप बिलीव नहीं करेंगे, ये हमारी जो मीम जो सेल हुई है ना, तो पैसों का लोगों ने सुना, तो लोग सारे, आपको पता है यहाँ के मेजोरिटी जो पाकिस्तान की, अब लोग वही जो मुझे बातें कर रहे थे वही अब देख के खुश हो रहे हैं और मतलब काफ़ी मुबारकबाद दे रही है मुझे। सलमान जो है एक मॉडल हैं और मुख्तलिफ एड्स कर चुके हैं और भी काफ़ी सारा काम कर रहे हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं आसिफ जो इनके दोस्त हैं और उनसे पूछते हैं कि कैसे ये सारा मामला हो गया। आसिफ साहब, जो अभी हमें सलमान ने स्टोरी सुनाई है उसके मुताबिक तो आपने सोची समझी मीम नहीं बनाई थी, आपने तो एक सादा सी तस्वीर बनाई और उसको FB पे डाल दिया। बताएं ज़रा इसके बारे में। जी देखें, इसके बारे में हमारा बिल्कुल भी प्लान नहीं था, ना हमारी ये नीयत थी कि यह तस्वीर वायरल होगी या हमें इस तस्वीर के पैसे मिलेंगे। हमने तो सिर्फ अपने दोस्त को समझाने के लिए, उसको दिखाने के लिए ये तस्वीर बना के फेसबुक पे लगाई है। मुदस्सर की तस्वीर पे मैंने क्रॉस लगाया, सलमान से शेक हैंड किया और ऊपर मैंने एक तहरीर लिखी, फ्रेंडशिप एंडेड विद माई बेस्ट फ्रेंड मुदस्सर, नाउ सलमान इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो ये देखते ही देखते एक ट्रेंड बन गया। कुछ ही दिनों में ये तस्वीर वायरल हो गई और इंटरनेशनली वायरल हुई है, पूरी दुनिया में फैल गई। फिर अब 2021 में मेरा एक दोस्त है पाकिस्तान का ही, उसने मुझे बताया कि यार आप ये तस्वीर को सेल करके आप ऑक्शन पे लगा के आप पैसे कमा सकते हो। तो उस बंदे ने भी काफ़ी हेल्प की। अल्टर कंपनी है एक लाहौर UK बेस्ड कंपनी अल्टर की, उस अल्टर कंपनी ने हमारी एक्शन करवाई है NFT पे। तो जिसके एवज चाइना का एक बंदा है फरमूसा, उसने हमारी ये तस्वीर परचेज़ की है। पाकिस्तानी तकरीबन 84 लाख रुपया बनता है, अमेरिकन डॉलर तकरीबन 52,000 अमेरिकन डॉलर बनते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं पैसों का क्या होगा? 3 हिस्सेदार हैं, वैसे तो आपके और भी दोस्त हैं जो सारे इस कहानी में पूरा हिस्सा थे, जिसने तस्वीर बनाई, जिसने आपको मशवरे दिए, उनके बारे में क्या कहेंगे और पैसे किस किस को दे रहे हैं? जी अभी तो इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम जो है ना मेन बंदे 3 ही हैं हम, तो अभी जो पेमेंट आने के बाद इंशाल्लाह इसको डिवाइड करेंगे। ये पक्की बात है कि 3 हिस्से तो होंगे कम से कम? जी बिल्कुल, देखें ना, तीन बंदे हैं, हम मेन बंदे हैं, मैं, मुदस्सिर और सलमान, तो हम तीनों में इंशाल्लाह उसके हिसाब से डिवाइड करेंगे। तो जो आपने मुदस्सर को पूरा एक विलन बना के पूरी दुनिया के सामने पेश किया, तो वो कैसा फील कर रहा है, मुदस्सर कैसा फील कर रहा है? दोस्ती हुई है वापस आपकी कि नहीं? जी बिल्कुल, दोस्ती तो हमारी 2015 में ही हो गई थी, तकरीबन 1-1.5 माह बाद हमारी दोस्ती होगी। मैंने फेसबुक पे दोबारा अपलोड की एक तस्वीर, फ्रेंडशिप रिगेन विद माई बेस्ट फ्रेंड मुदस्सिर की, तो वो भी काफ़ी लोगों ने फिर लाइक की उसको। तो जो मेरी वायरल मीम है वो असल में मीम नहीं थी, वो मेरी तस्वीर थी, लोगों ने इसको मीम बना दिया, उसको रिक्रिएट करके सियासतदानों ने भी लिया को। जब अमेरिका में सदारती इलेक्शन हो रहे थे वहाँ पे भी यूज़ हुई मेरी तस्वीर, ये कार्टून में यूज़ हुई है, फिल्मों में यूज़ हुई है, लोगों ने पता नहीं कहाँ कहाँ यूज़ की है। तो ये काफ़ी लोग अभी भी ट्रेंड में है हमारी तस्वीर में। अच्छा, अब पैसों का क्या करना है, ज़रा ये बताएं, पैसों का क्या करने वाले हैं? पैसों का क्या करेंगे, जब पैसे आएंगे तब देखी जाएगी। ख्वाहिशात तो हैं हम लोगों की जो हमने पूरी करनी है, तो जब पैसे आएंगे तब देखी जाएगी। सोच तो मैं ये रहा हूँ कि मतलब मेरे पास जो पैसे आएंगे तो कोशिश करूँगा जो मेरा छोटा भाई है उस पर इन्वेस्ट करूँगा, उससे बाहर भेज दूँगा मैं। बिल्कुल, आपने सुना कि ये बिल्कुल तस्वीर थी, इन्होंने सोच समझ के जो है इसको मीम नहीं बनाया था, एक तस्वीर बनाई थी, अपलोड की थी सोशल मीडिया पे, जो कि मीम बन गई और उसके बाद इतनी वायरल हुई कि ये 84 लाख रुपए में फ़रोख्त हुई है। और आपने बात सुनी है आसिफ की और सलमान की, इनकी दोस्ती भी कायम है और ये कह रहे हैं कि अब उनके मज़ीद जो है काफ़ी आगे से प्लान है कि क्या उन पैसों का करना है। जी, तो आज से फ्रेंडशिप एंडेड विद महक, नाउ सलमान इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। बल्कि सलमान और मुदस्सिर भी मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, क्योंकि 84 लाख तो उनके पास आ रहे हैं। तो वैसे महक, आपने सोचा था कि एक तस्वीर पे 84 लाख तस्वीरें लगाती हूँ, मैं तस्वीर खरीदते हैं, तो 84 लाख वाली होगी नहीं ना वो। आप ऐसे कांटों वाली नहीं होगी। आप भी आज से करें फ्रेंडशिप एंडेड। आज से ऐसे ही करूंगी, मैं अपनी तस्वीर पे क्रॉस लगाया करूंगी, मैं देखती हूँ कोई खरीदता है कि नहीं खरीदता। देखते हैं कि वो कितने की बिकती है और ये करना है आपने। नहीं, मैं वाकई करूंगी, इंस्टाग्राम पे आप देखिए, आज लाजमी करना है। चले ठीक है, तो 84 लाख में इनकी ये फ्रेंडशिप एंडेड वाली तस्वीर तो
बिक गई। अब हम दुआ ये कर रहे हैं कि कोरोना भी एंड हो जाए ना, अल्लाह करे, अल्लाह करे। उससे मुताल्लिक कुछ दिलचस्प आदाद शुमार अब आपके सामने रखते हैं। मुल्क में कोरोना वायरस की जो चौथी लहर है, ख़तरनाक है, जारी है, सबको पता है। हुकूमत वायरस का फैलाव रोकने के लिए हर मुमकिन इक़दाम भी उठा रही है, ये भी सबको पता है। NCOC की जानिब से कई पाबंदियाँ भी आयद की गई और ये तो सिंध वालों को सही पता लग रहा है क्योंकि वहाँ मुकम्मल लॉकडाउन है। लेकिन गैलप ऑफ पाकिस्तान के सर्वे के मुताबिक पाकिस्तानी मौजूदा हुकूमती पॉलिसी से मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, और ये एक अचंभे की बात है। 76% पाकिस्तानियों के मुताबिक हुकूमत ने कोविड-19 की सूरत हाल को बेहतर तरीके से कंट्रोल किया है। सिर्फ 15% अफराद हालिया इकदाम से खुश नज़र नहीं आते, मुतमईन नज़र नहीं आते। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के 79% अफराद की ये राय है कि हुकूमती इकदाम बेहतरीन है। साथ ही कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक भी दिलचस्प अदाद शुमार आपको बता दें, हर 10 में से 6 अफराद को ये इल्म ही नहीं है कि हुकूमती सतह पर वैक्सीनेशन के लिए खुद को कैसे रजिस्टर्ड कराएं। गैलप सर्वे में शामिल 59% अफराद से जब ये सवाल हुआ कि सरकारी सतह पर वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे कराई जाती है, तो 59% ने ला इल्मी का इजहार किया है। 41% अफराद ऐसे थे जिन्हें वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार मालूम था। इन सर्वेज में मजीद दिलचस्प क्या आदादो शुमार सामने आए, क्या क्या सवाल पूछे गए, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गैलप पाकिस्तान बिलाल गिलानी ने। बिलाल, गुड मॉर्निंग, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। हर दफ़ा बड़े अच्छे सर्वे हम आपकी वजह से अपने नाजरीन तक पहुंचाते हैं। मुझे ये बताएं कि इस सर्वे में कितने अफराद ऐसे थे जिन्होंने हिस्सा लिया? जी, बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। ये सर्वे जो है तकरीबन सैम्पल साइज़ कोई तकरीबन 1100 अफराद पर मबनी था, जो कि चारों सूबों, मुख्तलिफ एज ग्रुप्स और मुख्तलिफ एजुकेशन ग्रुप्स से ताल्लुक़ रखते थे, और हमने शुमारियाती तौर पे जैसे सर्वे का असूल होता है इनको पूरे पाकिस्तान से चूज़ किया था। ओके, अच्छा, अब ज़रा खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो यहाँ तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। क्या यही वजह तो नहीं है कि वहाँ के अवाम मौजूदा इक़दाम से खुश हैं? जी, ये बहुत एक इंटरेस्टिंग इशू है और पूरी दुनिया भर में देखा गया है कि कोविड के हवाले से जनरली जो हुकूमतों की परफॉर्मेंस है उससे अवाम जो हैं वो खुश नज़र आते हैं। तो पाकिस्तान में भी हमने ये ट्रेंड देखा है। हम ये तकरीबन 11 वेव्स हैं, तकरीबन 11 महीने से हम ये सवाल जो है हर महीने पूछते हैं कि आपके ख्याल से हुकूमत की कारकर्दगी अब कैसी है कोरोना के हवाले से। तो इसमें ना सिर्फ KP में और ना सिर्फ पंजाब में जहाँ PTI की हुकूमत है, बल्कि ऐसे सूबों में जहाँ उनकी हुकूमत नहीं भी है वहाँ पर भी एक पजीराई नज़र आती है, और मुख्तलिफ एज ग्रुप्स में, मुख्तलिफ मर्द और ख़वातीन में पजीराई नज़र आती है। इसको जब हमने थोड़ा सा मज़ीद जांचने की कोशिश की तो इसमें 3-4 अवामिल हैं जो नज़र आते हैं। एक ये कि पाकिस्तान में कोरोना की जो वबा है वो उस तरह से नहीं फैली। हमारे नेबर मुल्क इंडिया में जो मोर्टेलिटी या वफ़ात की शरह है वो यहाँ से बहुत ज़्यादा है। उसकी ख़बरें भी बहुत ज़्यादा फैलती हैं, जिसमें लॉकडाउन की वजह से लोग जो हैं वो नंगे पाँव मुल्क भर में बिखर गए हैं। पाकिस्तान में ना वफ़ात उतनी हुई, ना उस तरह के लॉकडाउन के मेजर से उतनी तबाही मची। तो आई थिंक ये पाकिस्तान की अवाम जो है वो एक बाशऊर अवाम है। आई थिंक एक कभी ये तासुर पेश किया जाता है कि लोग जो हैं वो सोचते समझते नहीं हैं या आम पाकिस्तानी सोचता समझता नहीं है। आई थिंक वो बहुत ही एक मैच्योर रीडर भी है, व्यूअर भी है। तो उनके सामने जब ये चीज़ें नज़र आती हैं तो वो जहाँ पजीराई करनी होती है वहाँ वो पजीराई करते हैं, जैसे हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से एक पजीराई कर रहे हैं। इसमें एक और जो एलिमेंट है वो वैक्सीनेशन है। आई थिंक सारे एनालिस्ट्स शुरू में ये इसके बारे में थोड़े स्केप्टिकल थे कि पाकिस्तान एक बहुत ही गरीब मुल्क है, हमारा हेल्थ सिस्टम बहुत पुअर है। लोग जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली पोलियो के बारे में लोग सोचते रहे कि यहाँ लोग नहीं लगवाएंगे क्योंकि पोलियो नहीं लगवाते थे। तो वैक्सीनेशन की जो परफॉर्मेंस है गवर्नमेंट की वो भी काफ़ी अनयूजुअली अच्छी है। आप तकरीबन 3.5 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन डिलीवर हो चुकी हैं।
तकरीबन 25% पाकिस्तानी जो हैं उनमें एक या एक से ज़ायद वैक्सीन लग चुकी है। तो आई थिंक ये तमाम चीज़ें जब लोग देखते हैं तो एक उन्होंने मुस्बत राय का इज़हार किया हुकूमत के हवाले से। ठीक है बिलाल, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। और जैसा कि हम बता भी रहे थे 6% पाकिस्तानी ऐसे जिन्होंने खुश आइन करार दिया हुकूमती इकदाम को, और बड़ी अच्छी बात है कि एटलीस्ट हुकूमती इकदाम को किसी सतह पर तो सराहा जाए। और ये सर्वे ये भी दिखाता है कि जितने अफराद को नहीं मालूम है तो हमें हमारी सतह पे हुकूमत की सतह पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी भी अबलाग की, ताकि लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाया जाए कि कैसे रजिस्टर करें। अभी एक लेंगे ब्रेक, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जनाब। अब कुछ बात कर लेते हैं बलूचिस्तान की, जहां क्रिकेट के मैदान में बड़ी तब्दीली आ गई है। अब ख़वातीन क्रिकेटर को मेल कोचेस से ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सूबे में पहली खातून क्रिकेट कोच मुकर्रर कर दी गई हैं। कोयटा से नूरुल आरफीन की रिपोर्ट में देखते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है एज अ कोच यहाँ पे काम करते हुए, और जो फैसिलिटीज़ मुझे नहीं मिले, जो मेरी कोशिश है कि इन लड़कियों को मिले जिनको मैं सिखा रही हूँ। बलूचिस्तान में तब्दीली का सफर शुरू। ख़वातीन क्रिकेटर्स के लिए फीमेल क्रिकेट कोच मैदान में आ गई। चौके छक्के कैसे लगाने हैं, गुगली बाल से हरीफ खिलाड़ी को कैसे चकराना है, क्रिकेट के सभी दाव पे सिखाएंगी कोयटा से ताल्लुक रखने वाली साबिक क्रिकेटर खैरुन्निसा, जो अब बलूचिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड क्रिकेट एकेडमी में पहली खातून क्रिकेट कोच की जिम्मेदारियां निभा रही हैं। जब हमने स्टार्ट किया था तो मेरे पास 2 लड़कियां आती थी, अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 40+ लड़कियां आती हैं यहाँ प्रैक्टिस के लिए। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स ने हमें पिचेस वगैरह बना के तो दिए हैं, ड्रेसिंग रूम भी हमें यहाँ पे मुहैया है, लेकिन अगर अलग से वुमेन्स के लिए अलग से एकेडमी हो तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। ख़वातीन क्रिकेटर्स कहती हैं कोच के आने के बाद उनकी बॉलिंग और बैटिंग की बुनियादी टेक्निक बेहतर हुई है। बहुत मशहूर हूँ डीजी स्पोर्ट्स सेक्रेटरी स्पोर्ट्स का कि हमें जो है फर्स्ट फीमेल कोच मुहैया किए ताकि हमें सिखाए, और कुछ हम बहुत इनसे सीख रहे, हमें सीखने के बहुत कुछ मिला। जब पता चला कि यहाँ पे फीमेल कोच है तो मैंने घर वालों से बात की और उन्होंने इजाज़त दी, मैं आ गई। खैरुन्निसा पुरअज़्म है कि वो सूबे के टैलेंट को निखार कर कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर लाएंगी। कैमरामैन जुनैद अकबर के साथ नूरुल आरफीन, समा, कोयटा। तो हमारे साथ मौजूद हैं एक क्रिकेट कोच खैरुन्निसा, हम उनसे बात करते हैं। खैरुन्निसा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बलूचिस्तान में लड़कियों की क्रिकेट कोचिंग, ये तो कितना बड़ा चैलेंज नहीं है आपके लिए? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, जैसे कि हमें इस तरह की फैसिलिटीज़ मुझे तो नहीं मिल सके, लेकिन मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इन लड़कियों को इस तरह की फैसिलिटीज़ अब मिल रही हैं, तो अच्छा लग रहा है कि इस मैदान में आके जो चीज़ मेरे लिए नहीं हो सका वो इन लड़की के लिए हो रहा है। जैसे कि हमारे सेक्रेटरी साहब है, हमारे डीजी साहब है, वो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, और हमारे स्पेशली हमारी लड़कियों के लिए उन्होंने पिचेस बनवाए हैं। पहले जैसे कि एकेडमी सिर्फ बॉयज़ के लिए एकेडमी यहाँ मौजूद था, लेकिन अब गर्ल्स के लिए भी एकेडमी बनाया गया है। ठीक है, तो खैरुन्निसा, ये आप मुझे बताएं कि कितनी यंग क्रिकेटर्स हैं जिन्हें आप इस वक्त ट्रेनिंग दे रही हैं? जी, मेरे पास पहले जब स्टार्ट मैंने लिया था तो मेरे पास 2 से 3 बच्चियाँ आती थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 40-50 बच्चियाँ आती हैं जिनको मैं प्रैक्टिस करवाती हूँ मुख्तलिफ स्कूल कॉलेजेस वगैरह में, और इसके अलावा भी एकेडमी में मेरे पास जो बच्चियाँ आती हैं वो 12 से 13 बच्चियाँ हैं। अच्छा खैरुन्निसा, वैसे अगर पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट की बात की जाए, अब बहुत बड़े नाम आ रहे हैं। सना मीर हो गई, इसके अलावा निदा डार हो गई हैं, और बिस्मा मारूफ हो गई, हमारी फास्ट बॉलर डायना बड़ी ज़बरदस्त कर रही हैं। लेकिन अभी भी अगर हम कंपेयर करें तो दीगर ममालिक के मुकाबले में हम थोड़ा पीछे हैं। बतौर कोच क्या समझती हैं इसकी वजह आप? जी बिल्कुल, इसकी वजह सबसे बड़ी वजह ये है कि जो हमारे पास नया टैलेंट है, उस नया टैलेंट को जो है ना मौका मिलना चाहिए। जैसे कि यहाँ हमारे बलूचिस्तान में जो बलूचिस्तान CM11 के नाम से जो कोयटा ग्लेडिएटर्स वालों ने इवेंट करवाया था, इसमें भी काफ़ी बच्चियाँ ऐसी थी जिन्होंने अपना टैलेंट शो किया। अव्वल तो मैं खुद हूँ, मुझे उन्होंने बॉलिंग दी, जब उन्होंने मुझे बॉलिंग दी तो मैंने भी अपना टैलेंट शो किया। तो इस तरह के इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि नए टैलेंट को मौका देना चाहिए। सही, नए टैलेंट को और मेरिट पे प्रमोट करना चाहिए। अच्छा, मुझे बताएं कि पाकिस्तान वुमेन क्रिकेटर्स का फिटनेस लेवल अगर हम देखें तो वो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसा बिल्कुल नहीं है। इसका मेन रीज़न क्या है? क्या डाइट प्लान पर तवज्जो नहीं दी जाती?
जी बिल्कुल, डाइट प्लान पे तो मेरे ख्याल से हर किसी को एज अ प्लेयर एज एथलीट तो ख़ुद ही अव्वल ध्यान देना चाहिए। और दूसरी बात ये कि जो फिटनेस हमारे यहाँ होते हैं, जो ट्रेनिंग हम करते हैं, जब हम पाकिस्तान लेवल पे जाते हैं तो हमें ख़ुद ही इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हाँ, फिटनेस तो बहुत मस्ट है। किसी भी स्पोर्ट्स को आप ले लें तो उसमें फिटनेस का बहुत अहम किरदार होता है। और ये हम देख रहे हैं कि अब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड के बाद अब जो पड़ोसी मुल्क भारत है उसकी फ़ीमेल क्रिकेटर्स जो हैं वो अब मैच विनर्स बन चुकी हैं, सेंचुरी मेकर्स बन चुकी हैं, लंबी हिटें लगा रही हैं। हम अब तक ऐसी कोई प्लेयर डेवलप क्यों नहीं कर सके? इस तरह के हमारे पास काफ़ी प्लेयर्स हैं जो अब यहाँ पे जो इवेंट हुआ था, कोयटा में जो इवेंट हुआ था और वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट जो हमारे प्लेयर्स गए थे, उसमें मुझे काफ़ी बच्चियाँ ऐसे देखने को मिले जो लंबी लंबी हिटिंग करते हैं। जैसे आयशा नसीम हो गई, आयशा ज़फ़र को मैंने देखा है, वो भी हिटर है। तो इस तरह के अगर हम पावर हिटिंग पे हमें काम करना चाहिए। अगर हम पावर हिटिंग पे काम करेंगे तो इस तरह के हमारे पास काफ़ी हिटर्स आएंगे इंशाल्लाह। और ये भी बताएं, जो अभी हालिया जो टूर्नामेंट हुआ है M11 वाला कोयटा ग्लैडिएटर्स की तवस्सुत से, तो उसको कितना खुशाइन समझती हैं आप वुमेन क्रिकेट के लिए पाकिस्तान में? हाँ, वो सिर्फ पाकिस्तान में खुशाइन में इस चीज़ को नहीं समझते, बल्कि कोयटा में भी मैं समझती हूँ। जैसे कि हमारे बलूचिस्तान से ही 10 लड़कियों ने बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट किया, तो हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट यही होगी कि वो बच्चियाँ जो बलूचिस्तान में होती थी और वो टैलेंटेड थी, वो किसी स्कूल और कॉलेजेस में तो नहीं जाती, लेकिन वो स्पोर्ट्स के मैदान में आना चाहती है और घरों से इनको परमिशन नहीं मिलती। तो इसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट हमारे पास यही होगी कि जो पेरेंट्स ने TV में देखा है, लाइव मैचेस जो चले हैं, उससे उन बच्चियों की काफ़ी हौसला अफजाई हुई है और वो काफ़ी बच्चियां ऐसी हैं जिनको घरों से अब परमिशन मिलेगी। सही है। अच्छा खैरुन्निसा, लास्ट में मैं आपका एक मैसेज लेना चाहूँगी उन तमाम ख़वातीन के लिए जो कि किसी भी फील्ड में निकल के कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी मुआशी पाबंदियाँ आ जाती कि वो सरहदें पार नहीं कर पाती। तो अब बलूचिस्तान में जिस तरह तब्दीली आई है, तो प्लीज़ ख़वातीन के लिए आपका क्या मैसेज होगा? मेरा सबसे पहला मैसेज यही होगा कि वो आए यहाँ पे ग्राउंड्स देख के, और इस तरह के जिस तरह हमारे स्पोर्ट्स का जो मैदान है, जिस तरह से हमारा जो माहौल है, इंशाल्लाह उससे वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे। बल्कि इससे जो है ना उनको अच्छी, जैसे कि कुछ बच्चियाँ ऐसी होती है जो टिकटॉक वगैरह में जाती हैं, तो उस माशरे से निकल के जब वो इस मैदान में आएंगी इंशाल्लाह, तो इससे हमारी जो यूथ है उनको ना बहुत ज़्यादा प्रमोट होगी। ठीक है खैरुन्निसा, बेहद शुक्रिया, आप गुफ्तगू कर रही थी, आपने वक्त दिया। आगे बढ़ते हैं, ज़रा कराची का रुख करते हैं। कराची में मुख्तलिफ मकामात पर ड्राइव थ्रू सहूलियात के जरिए कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाई जा रही है। शाह फैसल कॉलोनी के बाद कोरंगी के राशिद लतीफ़ स्टेडियम में भी ये सहूलत फराहम की जा रही है। गाड़ी वालों के साथ पैदल अफराद भी पहुँचे और बहुत से लोग रक्षों में बैठ कर यहाँ पहुँचे। समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम ने उनसे गुफ्तगू की है, आपको दिखाते हैं। जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ राशिद लतीफ़ स्टेडियम कोरंगी नंबर 5 में, और बहुत बड़ी तादाद में लोग ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन की सहूलत से फ़ायदा उठाने यहाँ पहुँच चुके हैं। इसके अलावा बहुत से लोग जिनकी अपनी सवारी नहीं है वो रिक्शों में यहाँ सवार होकर पहुँचे हैं। बहुत सारे लोग पैदल भी यहाँ पर आए हैं और उन सब लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। लोग क्या कहते हैं और महकमा सेहत के ज़िम्मेदार क्या बताते हैं, जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। यहाँ पे बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया है। काफ़ी जगहों पे हम गए, काफ़ी रश था, तो यहाँ पे हम लोग एटलीस्ट 2 आवर्स के अंदर फ्री हो गए। वैक्सीन लगवा के कार्ड हमारे पास। पहले पास क्या नाम है, इतनी फैसिलिटी थी नहीं, अब जो ना यहाँ पे आसानी इस वजह से लगवा रहे हैं। एक आसानी भी तो हो गई ना कि कम से कम सवारी मिल जाएगी, और सवारी मिलेगी। और दूसरी बात ये कि रास्ते में पुलिस वगैरह वाले सब रोक रहे थे, तो आप जो ना कार्ड देखेंगे तो छोड़ देंगे हम लोगों को। वैक्सीन लगवाई है मैंने। आपने भी लगवाई? जी जी। आप फैमिली है या अलग अलग? फैमिली है हमारी। अच्छा जी जी। तो पहले क्यों नहीं लगवाई थी यार, ये बताएं ना। पहले टाइम नहीं मिला था, इस वजह से नहीं लगवाई। रिश्तेदार हैं, इनको लगवाने के लिए लेकर आया हूँ। मैं लगवाई हुई है, फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं और स्टाफ भी बहुत कोऑपरेटिव है। मुझे पता चला कि अवेयरनेस हुई अभी जाके कि ये लगवाना ज़रूरी हो गई है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अफजल ओडो साहब, जो ADHO हैं और फोकल पर्सन है कोरंगी के वैक्सीनेशन के हवाले से। सर ये बताएं कि कितने लोगों को आप लगा पाएंगे, कितने दिन की ये ड्राइव है? काफ़ी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। जी सर लोगों को अवेयरनेस नहीं है, इसका इल्म नहीं है, और गलत प्रोपेगेंडा भी की गई है कि भाई आपको ये तकलीफ़ हो जाएगी, आप मर जाएंगे, वो हो जाएंगे। लेकिन उस डर की वजह से भी, खौफ की वजह से भी पहले वो निकल नहीं रहे थे। लेकिन अभी ज़्यादातर जो ये भी है
मैं इससे भी इत्फाक करता हूँ कि ज़ाहिर है वो उसकी पे बंद होगी और ये भी मामूली ज़िंदगी, तो उसी हिसाब से भी जो है ना वो डर के खौफ से भी निकले हैं काफ़ी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान राशिद लतीफ़ स्टेडियम में 13,000 से ज़ायद लोगों को वैक्सीनेशन की सहूलत फराहम की जा चुकी है और मुंतज़मीन को इस बात की तवक्को है कि वो 50,000 से ज़ायद अफराद को ये सहूलत फराहम कर सकेंगे। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। आगे बढ़ते हैं जनाब। अक्सर हम सब ने देखा होगा कि हर घर में बच्चे अजीबोगरीब उलझन का शिकार नजर आते हैं, खुद को कभी तन्हा कर लेते हैं, हर छोटी बात पर लड़ते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। बच्चों की इस कैफियत से क्या असरात घर के माहौल पर मुरतब होता है? दूसरा ये कि बच्चों को इस कैफियत से निकालने के लिए वालिदैन जो है क्या तरीका अपना सकते हैं? वैसे मैंने ये देखे कि वालिदैन हर तरह के हरबे आजमाते हैं, या तो प्यार भरा रवैया भी अपनाते हैं, कभी सख्ती भी करते हैं और साथ ही साथ जो है वो बिला वजह टोकना, यहाँ तक कि उसको उसके हाल पर छोड़ देना। एंड में सिर्फ वालिदैन के पास ये एक वाहिद हल रह जाता है। बहुत अहम मामला है, इस पे हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है माहिर नफ्सियात और लीड ट्रेनर तस्कीन हेल्थ इनिशिएटिव शर्मीन खान ने। शर्मीन साहब बहुत शुक्रिया आपका। बच्चों का ये जो एटीट्यूड है, सबसे अलग थलग रहना, खुद को कमरे में बंद कर लेना, हर किसी से लड़ना, क्या रीज़न हो सकता है इसका? इसकी वजूहत तो बहुत हो सकती है। शायद बच्चा अपनी ज़िंदगी में किसी परेशानी में मुब्तला है, स्कूल से रिलेटेड हो सकती है, दोस्तों से रिलेटेड हो सकती है और उसकी वजह से कुछ ज़हनी अमराज का शिकार हो सकता है बच्चा। तो उनसे बातें करना, उनसे प्यार के लहजे में बातें करना, समझने की कोशिश करना है कि क्यों हो रहा है, बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम क्या करते हैं, हम इन्हीं बच्चों के साथ तानों में गुफ्तगू करते हैं। तो कभी अपने माँ बाप के साथ भी वक्त गुजार लो, हाँ तो हमारी फुर्सत मिल गई तुम्हें। तो जो ऐसे कमेंट्स होते हैं वो बच्चे की ज़हनी मेंटल हेल्थ को और भी ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है कि उनसे जाकर पूछना कि हुआ क्या है, ज़रा बताओ ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ताकि वो बच्चा हमसे ज़्यादा कनेक्टेड महसूस करे बनिस्बत ये कि वो डिस्कनेक्ट और भी ज़्यादा हो जाए। अच्छा शर्मीन साहब, अक्सर बच्चे हमने ऐसे देखे हैं जो वालिदैन से हर चीज़ डिस्कस नहीं कर पाते हैं। वो ये सोचते हैं कि शायद दोस्त जो है वो ज़्यादा बेहतरीन है जिससे हम बात कर लें, लेकिन वालिदैन से वो नहीं कर पाते। ऐसे में वालिदैन की क्या जिम्मेदारी बनती है? क्योंकि डांटना और बच्चों को बिला वजह जो है ज़बरदस्ती किसी चीज़ की तरफ राग़िब करना, ये कोई वाहिद हल नहीं है। वालिदैन पे क्या क्या जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं? तो ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आजकल क्योंकि इंटरनेट पे हर चीज़ हमें अवेलेबल है, तो बच्चे बहुत कुछ जानते हैं। तो वालिदैन एक अरसे तक या एक उम्र तक बच्चे को उस डांट डपट के थ्रू शायद डिसिप्लिन कर सके, मगर एक वक्त आता है जब वालिदैन को अपने बच्चे का दोस्त बनना पड़ता है। और उसके अंदर अगर हरगिज़ इस घर के अंदर लड़कियों की बातें नहीं होंगी या घर के अंदर लड़कों की बातें नहीं होंगी, आप बाहर जा रहे हैं, आप सारा दिन स्कूल में या कॉलेज में गुजार रहे हैं जहाँ लड़के और लड़कियाँ साथ पढ़ते हैं। तो अगर ऐसी बातें हो जाएं, मिसाल के तौर पे अगर घर पे कोई बोल दे कि बेटा अगर आप मंशियात लेंगे तो उसका मनफी असर होगा, इंस्टेड ऑफ ये कहना कि ऐसी बातें घर में नहीं करते, ये अच्छे घरानों की बातें नहीं, तो बच्चे फिर भी उनको एक्सपोजर तो इन चीज़ों का होगा और वो अपने दोस्तों से डिस्कस करेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि घर पे मैं अगर सिर्फ इसका जिक्र भी कर लूँ ना, मुझे बुरा कह दिया जाएगा या कोई सज़ा मिल जाएगी। सही। अच्छा शर्मी साहबा, माँ बाप को दोस्त बनना ज़रूरी है। लेट्स नॉट कॉल इट अ बीमारी, क्योंकि जब हम बीमारी की बात करते हैं तो वैसे ही माशरे का जो रवैया है ना वो एक अजीब सा हो जाता है। इसको अगर हम सिचुएशन कहें, एक ज़हनी सिचुएशन अगर हो जाए बच्चे को, तो वो क्या कैफियत हैं और वालिदैन को किस तरह उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए, एक। दूसरा, जब आइडेंटिफाई कर लें तो उसको छुपाएं ना, ऐसे में वालिदैन को क्या पैगाम आप देंगे? सबसे पहले जो ज़रूरी है वो है कि ये देखना कि अगर आपके बच्चे के किरदार में कोई पिछले 2-3 हफ्तों में कोई फ़र्क आया है कि बच्चा ज़्यादा सो रहा है या ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहा फैमिली के साथ, अगर ऐसी कोई भी चीज़ हो रही है या बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, घर पे नहीं होता या घर से बाहर नहीं जाता, ये सारी चीज़ें जो किरदार के अंदर डिफरेंस हैं उनको मॉनिटर करना और जाकर फिर अपने बच्चे से पूछना क्या क्या हुआ क्या है। ये बहुत ज़रूरी है। एंड देन उसके बाद आप ऑनलाइन जाकर इसके पर रिसर्च भी कर सकते हैं। इंटरनेट हमारे लिए भी है,
तो जाकर रिसर्च करें और देखें कि आप अपने बच्चे के लिए किस तरह एक बेहतर सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं। उनसे बात करें उनके सिम्टम्स के बारे में, और अगर आपको लगे कि ज़रूरी है तो एक माहिर नफ्सियात से अपॉइंटमेंट सकते हैं। अच्छा शर्मीन साहबा, लास्ट में एक और मैं चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी। हमने अक्सर ही देखा है कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो मोबाइल में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, घुस जाते हैं कि घर में कुछ भी हो ना वो सिर्फ मोबाइल में लगे रहते हैं, गेम्स खेलते रहते हैं। तो ऐसे बच्चे जो किसी भी एक चीज़ के बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो जाते हैं, फ़ौरन से उनसे वो चीज़ लेके साइड पे कर देना, उन्हें रोक देना, ये भी उनकी जहनी कैफियत पे असरअंदाज होती है चीज़। जी, बिकॉज वो एक एडिक्शन है ना। वो जितना मंशियात के ऊपर एडिक्शन होती थी उतनी ही चीनी के ऊपर या इंटरनेट क्या बोलते हैं टैब्स के ऊपर होते थे। तो बहुत ज़रूरी है कि उनको वीन ऑफ करें या कोशिश करें कि वो आदत पड़े ही ना, क्योंकि वो आदत भी हम ही दिलाते हैं ना कि जब बच्चे छोटे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा जैसे घर में भाग रहे होते हैं, कुछ बहुत आसान है ना कि टीवी लगा के दे देना या उनके हाथ में फ़ोन दे देना। तो उसको भी थोड़ा सा मॉनिटर करके कि दिन में 1 घंटा आपको स्क्रीन टाइम मिलेगा, ऐसी चीज़ों से फिर वो एडिक्शन बनती ही नहीं है। सही है, ठीक। शर्मीन खान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और ये एक ऐसा मसला है जिसमें हम देखते हैं कि शायद अगर 4 बच्चे हैं तो कोई एक मुब्तला ज़रूर होता है, और घर वालों की जिम्मेदारी फिर ये बनती है कि प्यार से, मोहब्बत से उससे पूछा जाए कि आखिर उसकी ज़िंदगी में क्या चला। और जैसे फैसल हम कहते भी ना हमेशा कि बच्चों को वालिदैन के साथ बैठना चाहिए, इसी तरह वालिदैन के लिए भी है कि आप प्लीज़ बच्चों को टाइम दें, क्योंकि हमने अक्सर देखा कि वालिदैन इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने बच्चों से पूछें कि अच्छा उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ये वो ज़िंदगी में आगे क्या करना चाहिए। और यही वो मसरूफियत होती है जिसकी बिना पर कहते हैं ये लो मोबाइल खेलो, हाँ, ये लो मोबाइल खेलो, और वो फिर बच्चे हर वक्त मोबाइल में लगे। तो पेरेंटिंग इज़ अ वेरी टफ जॉब अगर समझा जाए तो आज के शो से फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त। अब हमारी मुलाकात होगी मंडे को। सैटरडे संडे आप बेस्ट ऑफ देख सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें, वीकेंड को एंजॉय करें।